गुड मॉर्निंग कोहिनूर, मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, इमाम गजाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि वो अपनी जुबान को और अपने दिल को काबू में रखे। आज के दौर में अगर बात की जाए तो हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ ऐसी बातें अगले को कह जाएं ताकि उसकी दिल आज़ारी हो, ताकि हम उनको बता सके कि मैं तो बहुत बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। तो काइंडली जब भी किसी से बात कीजिए खास ख्याल रखिए, अपने अल्फाज का चुनाव आपका ऐसा होना चाहिए ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। और आज की जो सिचुएशन है आपको पता ही है, कोविड-19 की वजह से तमाम लोग ही डिप्रेशन में है, खौफ में है। हर तरफ आप देखते हैं एक ही टेंशन चल रही है, ये कोविड-19 कब खत्म होगा। जबकि बार बार ये बताया जा रहा है कि ये खत्म नहीं होगा, बल्कि आपको इसके साथ यूज्ड टू होना पड़ेगा। ये जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा जब तक वैक्सीन नहीं आती। इसे बचने का तरीकाकार जो कि हम आपको डेली बताते हैं, आज भी बताएंगे किस तरह से आप इससे बच सकते हैं। हाथ धोइए और प्लीज हैंड सैनिटाइजर अगर आपके पास अवेलेबल है और आप घर से बाहर हैं, आपके पास पानी मौजूद नहीं है तो इस्तेमाल कीजिए। अगर घर पे हैं तो साबुन से हाथ धो लीजिए। डिस्टेंस रखिए, क्योंकि ये एक वायरस ऐसा है जिसे आप मुतासिर तो हो रहे हैं, लेकिन आपके साथ इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो आपके बच्चे हैं, फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, वो भी मुतासिर हो सकते हैं। तो काइंडली डिस्टेंस रखिए, हजूम वाली जगहों में कम जाइए। कोशिश कीजिए जहां काम ऑनलाइन घर में बैठ के या फोन पे हो सकता है वो कर लीजिए, ट्राई कीजिए। आप बाहर ना जाइए, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन में नरमी हुई आपने देखा है कि बहुत ज्यादा हजूम नजर आता है मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में, खाने पीने की जो प्लेसेस है वहां पे। बेशक वो अभी ओपन तो नहीं हुई, लेकिन आप टेक अवे लेने जाते हैं तो देखते हैं बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी होती है। तो काइंडली अवॉइड कीजिए, घरों में रहिए जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आती, क्योंकि एहतियात ही इलाज है इसका। जब तक आप एहतियात करेंगे, अपनी केयर करेंगे, आप अपने साथ दूसरों की भी केयर कर रहे होते हैं। तो काइंडली घरों में रहिए। और अगर आज के शो की बात की जाए, कोविड-19 की वजह से बिजनेस को कितना लॉस हुआ है, बहुत से बिजनेस कोलैप्स किए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में आज हम बात करेंगे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेसिकली मजीद कैसे किया जा सकता है। हमारे यहाँ किया तो जा रहा है, लेकिन बहुत कम। जितनी हमारे पास यूथ है, 64% टू 65% यूथ है, अगर वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती है पॉजिटिव वे में, तो क्या क्या फायदे हासिल किए जा सकते हैं, कौन कौन सी नई ऐप यूज हम कर सकते हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज हम बात करेंगे। इसके अलावा क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, जो स्कूल है वो बंद है, ऑनलाइन क्लासेस तो स्टार्ट है, लेकिन बच्चे कहीं आ जा नहीं रहे। जो एक एक्टिविटी होती थी स्कूल में वो नहीं हो रही। आप घरों में मौजूद है, लेजी हो गए हैं बच्चे। उनकी जहनी कैफियत कैसी है, वो क्या करना चाह रहे हैं। घर में बैठ के जब स्टार्ट हुआ लॉकडाउन का तो हमने गेम्स खेलना शुरू कर दी, और गेम भी कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से बच्चों में अग्रेसिव होना शुरू हो गए थे। बच्चे बहुत ज्यादा शोर शराबा और लड़ाई झगड़ा और ज़हनी तौर पे भी डिस्टर्ब नजर आ रहे थे। तो जनाब वो गेम तो हमने जो है गवर्नमेंट की तरफ से उसको बैन कर दिया गया। आज की सिचुएशन क्या है, क्योंकि बहुत से सोशल मीडिया पे लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि भाई नहीं बंद होनी चाहिए थी, इससे कुछ नहीं होता। बहुत सी ऐसी चीजें भी देखने में आई, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस लेने का कितना फायदा हुआ, कितना नहीं, और क्या मजीद ये चल सकता है पोस्ट कोविड-19। क्या सूरत हाल होने वाली है, दुनिया कहाँ शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ वायरस पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान के अलावा तकरीबन 200 ममालिक में फैल चुका है। वहां पे भी लॉकडाउन हुआ, तमाम तर चीजें हुई, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कम बैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी जो कौम थी, जो उनकी आवाम थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको जो एहतियाती तदाबीर थी उनको अपना लिया, उन्होंने इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। उनको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि भाई आपको ये करना है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी गैर जिम्मेदाराना सूरत हाल देखने में आई कि लोगों ने इसको इतना सीरियस नहीं लिया, और बहुत से अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया। सीरियस उन लोगों ने लिया जिनके बिजनेस बंद हुए, सीरियस उन लोगों ने लिया जिनके घर में खाना नहीं पका, सीरियस उन लोगों ने लिया जिनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे थे। उन लोगों ने इस चीज को बहुत सीरियस लिया, क्योंकि पता था कि वायरस है। जब तक वायरस रहेगा, जब तक लोग घरों से बाहर जाना बंद नहीं करेंगे गैर जरूरी तौर पर, तब तक लॉकडाउन के चांसेस रहेंगे। लिहाजा आज इन तमाम चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ बड़ी प्यारी हमारी आज मेहमान मौजूद है, माहिर नफ्सियात है, एजुकेशनिस्ट भी है। मैं वेलकम करना चाहूंगी निदा जावेद का। खुशामदीद निदा, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ निदा, बड़ी प्यारी लग रही है और आपकी स्माइल भी बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमारे बड़े जबरदस्त मेहमान मौजूद हैं जी, कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं, बिजनेस एनालिस्ट भी हैं। मैं वेलकम करना चाहूंगी राहिल जावेद का। खुशामदीद राहिल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हमारे बड़े जबरदस्त सिंगर हैं, आपने हमारे लास्ट शो पे इन्हें देखा था गिटार प्ले करते हुए, आज आप उन्हें देखेंगे हारमोनियम पे लाइव, इतना जबरदस्त आज हमें सुनाएंगे। जो जो हमारे मेहमानों की भी फरमाइशें होंगी उन्हें भी पूरा किया जाएगा, जो आप लोग सुनना चाहते हैं वो भी आज वो हमें सुनाएंगे। मैं वेलकम करना चाहूंगी, बड़े जबरदस्त मेहमान है हमारे साथ उसामा सलीम। खुशामदीद उसामा, कैसे हैं आप? शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक। और इनके साथ तबला नवाज है, उनका नाम है जी अयूशा। कैसे हैं आप? ठीक। मैं
पहले तो मैं आपके नाम के बारे में पूछ लूं, आपका नाम रखा किसने है? घर वालों ने रखा। घर वालों ने रखा है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है निजात। क्या बात है, जबरदस्त, ठीक हो गया। तो आयुषा, आपका नाम बड़ा यूनिक है, मुख्तलिफ है, क्योंकि मेरे शो में बहुत कम, शायद मैंने किसी गेस्ट का भी इंटरव्यू नहीं किया है जिनका नाम आयुषा होगा, तो आज आप हमारे लिए बड़े यूनिक है। रहील, जैसे कि मैंने कोविड-19 की बात की, आपके सामने सूरत हाल है, कभी लॉकडाउन हो रहा था, फिर नरमी आ रही थी। बिजनेस का अगर देखा जाए तो क्या सूरत हाल नजर आई? बहुत से लोगों ने तो ऑनलाइन काम कर लिया, जिनको टेक्नोलॉजी का या ऑनलाइन काम का थोड़ा आइडिया था, लेकिन दूसरे लोगों के लिए मुश्किल नजर आई। वेल, मैं ये बिलीव करता हूँ क्योंकि ये चीज़, ये जो एक ट्रेंड है, ये मेरे जैसे लोग शायद फोर्सी कर रहे थे जी, क्योंकि आज भी पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जो कंपनीज अभी भी सरवाइव कर पाई हैं या सस्टेन कर पाई हैं या फ्लरिश कर रही हैं, बूमिंग बिजनेस जिनका है, वो वंस अगेन टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज ही हैं। बिल्कुल। जिन कंपनीज ने अपने आप को विद द पैसेज ऑफ टाइम अपडेट नहीं किया, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं किया, इनोवेट नहीं किया, वो आज काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं। ठीक है, मतलब हम कहते तो हैं कि हाँ ठीक है, बहुत सी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से, शटडाउन की वजह से कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनीज जो हैं, हाँ जी, वो बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं। अब जिन रेस्टोरेंट्स के पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था ऑनलाइन डिलीवरी का, हाँ जी, उनको शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ा एज कम्पेयर टू वो वाले रेस्टोरेंट जिनके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले था ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। अब मैं इसकी एक मिसाल दूंगा कि जब बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ तो बड़ा फेवरेट हम सब का एक प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स के नाम का जी। नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शंस भी बहुत ज़्यादा ऊपर गई इस दौरान, और उसकी यूजेज भी बहुत ज़्यादा गई, क्योंकि उसका जो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो डिपेंडेंट ही इस चीज़ के ऊपर था कि आपके पास एक अच्छी सी इंटरनेट की एक्सेस हो, आपके पास मूवीज़ हों, आपके पास टीवी शोज़ हों, और आप अपनी मर्जी से आप अपने ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के अपनी चॉइस का टीवी शो देख सकें, कुछ भी देख सकें। बट वंस अगेन मैं ये कहूँगा कि आपने जिस तरह बात अभी की है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर क्या चीज़ लैकिंग है, हम बड़ा अभी एक हाइप क्रिएट हुई हुई है हर तरफ के जी, ऑनलाइन स्कूलिंग, ऑनलाइन एजुकेशन। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर आप मेरे से पूछें 50% लोगों को ना इस चीज़ का पाकिस्तान के अंदर शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा दैट व्हाट दिस ऑनलाइन एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट। एग्जैक्टली, ये सिर्फ एक एलीट पर्सपेक्टिव है, और ऊपर से पैनिक नजर आ रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स भी और कुछ टीचर भी मुतमईन नहीं है इस सिस्टम से, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो यूज टू नहीं है इस तरह के। अब मुझे, आई हैव बीन वर्किंग होम फॉर द लास्ट 3 months, शायद मैं इस वजह से इतना स्ट्रगल नहीं कर रहा क्योंकि मैं पहले से एक टेक्नोलॉजी का यूज़र था, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने कभी लैपटॉप के ऊपर स्काइप को, जूम को, गूगल मीट को पहले उस तरह यूज़ नहीं किया, उसको तो बेचारे को लॉग इन करते हुए इतना टाइम लग जाएगा कि आधी मीटिंग जो है वो गुजर जाएगी। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम अगर हमारा आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर पहले दिन से वो होता जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो शायद आज हम इतना स्ट्रगल ना कर पा रहे होते। एंड आई थिंक दैट ये एक वक्त आ गया है कि हम सबको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि फ्यूचर में अगर हमने कोविड-19 के साथ रहना है तो हमने अपने अंदर ऐसी हैबिट्स भी डेवलप करनी है कि हम टेक्नोलॉजी को इफेक्टिव वे में यूज़ करें, एंड एट द सेम टाइम हमारी गवर्नमेंट को और हमारे पब्लिक सेक्टर को भी, जितने भी ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको सपोर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक हो गया, क्योंकि आप एक एलीट प्राइवेट स्कूल के अंदर तो शायद ये इंश्योर कर सकें जी कि बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, लेकिन शायद क्या आप ये चीज़ गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर इंश्योर कर सकते हैं? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो आई थिंक कि इसमें सबको ओवरऑल एक कंट्रीब्यूशन प्ले करना चाहिए, एंड लेट्स होप कि हम यानी थोड़ा सा इस चीज़ को समझ सकें, क्योंकि आज भी अगर मैं कोई मतलब एक बड़ा न्यूट्रल सा मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर भी कि हमारे मुल्क के अंदर आज भी कंप्यूटर को यूज़ करना, मोबाइल ऐप, फ़ोन को यूज़ करना एक समझा जाता है पेरेंट्स की तरफ से कि यार ये जो कंप्यूटर है ना, ये शायद किसी बैरूनी ताकत की साजिश थी और हम बच्चों को उसके अंदर लगा दिया गया। ये वायरस आलमी साजिश है, इसी वायरस भी बिल्कुल आलमी साजिश है। और इसके अलावा जी कंप्यूटर का मैंने खुद सुनते हुए देखा है लोगों को, अपने बच्चों को, कि बेटा ये कंप्यूटर और ये फ़ोन से दूर हो, ये बहुत बड़ी साजिश है, हमें इन चीज़ों के ऊपर लगा दिया और गोरे पता नहीं कहाँ पहुँच गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मैं ज़रा थोड़ा सा आगे इस डिस्कशन के अंदर जाऊँगा तो मैं इसके ऊपर बात करूँगा कि आपको भी, हम सबको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि बैक इन 2005
बड़ा बड़ा नया नया ये इंटरनेट और कंप्यूटर का एक दौर आया, लैपटॉप किसी किसी के पास होता था, वो इतने बड़े बड़े सिस्टम्स बनते थे, 70-80 हज़ार का हम एक सिस्टम बनाया करते थे कंप्यूटर का, जो कि आज शायद कोई लेना भी नहीं पसंद करता। और घर के सबसे अहम कमरे में वो पड़ा होता था, लोग सिर्फ गुजरते हुए देख के खुश होते थे। बिल्कुल, हमारे पास फ्लॉपी डिस्क होती थी ठीक है, और हमारे पास वो डायल अप कनेक्शंस होते थे, पीछे से कोई फोन उठा लेता था अगर, तो मेरा कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता था। तो उस जमाने के अंदर ना, जब फॉर एग्जांपल मैं तो उस टाइम छोटा था, शायद मैं 2005-06 में ओ लेवल्स के अंदर होऊंगा जी, हम लोग जब हम जॉब्स के लिए अप्लाई करने जाते थे जी, तो हमसे ये पूछा जाता था, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाना आता है जी, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाना आता है जी, आप टाइपिंग कर सकते हैं, यानी ये इस तरह की एक्सपेक्टेशंस होती थी। मतलब लोग, कंपनीज कहती थी आपको इस तरह का डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन हमें बताएं जहां से हमें ये पता लगे कि आपकी टाइपिंग यही से बात आपकी कंटिन्यू करेंगे कि फिर कैसे चेंज आया। और आज हमारे बहुत से पेरेंट्स इसलिए भी खुश हो जाते हैं, माजरत के साथ थोड़े से पेरेंट्स भी चेंज हो गए कि जिन्हें लैपटॉप यूज करना आता है ना, उनके बच्चे सारा दिन बैठ के लैपटॉप यूज करते, तो वो खुश होते हैं कि मेरे बच्चे को टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी आ गई है, जबकि उन्हें नहीं पता होता कि बच्चे बैठ के पबजी खेल रहे हैं उसमें सारा दिन और अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारा शुमार उन लोगों में भी होता है जो सिर्फ ये देख के खुश होते हैं कि मेरे बच्चे को स्मार्ट वॉच यूज करनी, जो वॉच है वो यूज करनी आ गई, लेकिन उससे क्या फायदा हासिल किया जा सकता था ये हमें नहीं पता। हमने सिर्फ स्वैग के लिए एक वॉच भी पहनना शुरू कर दी, उसके कितने फायदे हैं, उसमें क्या क्या किया जा सकता था, इस बारे में भी बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ राहिल मौजूद है। लेकिन हम निदा से भी पूछेंगे, निदा जैसे राहिल ने ऑनलाइन क्लासेस की बात की, तो आपने देखा होगा कि अभी तक ऑलमोस्ट 3 और 4 मंथ्स गुजर गए हैं जब ये स्टार्ट हुआ, और उसके बाद 2 मंथ्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस की। लेकिन एक अलग बहस है जी, कुछ जो टीचर है वो भी ट्रेन नहीं है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, एक उनका तरीकाकार है जी, क्लास में जाना, खड़े होना, बच्चों से बात करना और फिर अपना लेक्चर डिलीवर करना। तो क्या सूरत हाल देख रही है, अभी ऐसा सब यूज टू हो रहे हैं या नहीं, अभी भी हम फोर्सफुली ही इसको यूज कर रहे हैं? मैं बहुत सारी बातों में राहिल के साथ एग्री करूंगी जी। जो ओवरऑल सिनेरियो है वो डिपेंड करता है कि आपकी पहले ट्रेनिंग कैसे हुई है। देखिए अब ये जो पेंडेमिक है, मतलब कोई किसी को भी नहीं पता था, वही बात कि अगर हम पहले अवेयर होते, हमारी ट्रेनिंग ऐसे हुई होती, तो शायद कि हमारे आज इतनी मुश्किल ना हो रही होती। बच्ची ये यहाँ पे ना डिफरेंसेस हैं, आपका प्राइवेट सेक्टर, आपका जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें डिफरेंसेस है। अगर मैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक प्राइवेट सेक्टर से है जी, मैं ये कह सकती हूँ कि वहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। इसलिए, और वहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर को रन कर रहे हैं उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी में मतलब डिफरेंस होता है ना। मैं गवर्नमेंट को बिल्कुल बिलीव नहीं कर रही मैं, लेकिन जस्ट द ओनली थिंग जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि शुरू से जो है ना फर्क आ जाता है। अब जो आगे, अभी हमें नहीं पता कि कितनी देर के लिए ये जो पेंडेमिक है ये चलेगा। बिल्कुल, इसमें जो आपकी हायर अथॉरिटीज हैं वो किसी भी सेक्टर से हैं, बिल्कुल दे नीड टू मेक श्योर, उन्होंने ऐसे जो है सेशंस अरेंज कराने हैं, सब कुछ अरेंज करना है। बिल्कुल नीदा, जैसे आप जिक्र कर रही हैं कि चले प्राइवेट सेक्टर जो था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड था, या उनके टीचर थोड़े से, या वो थोड़ा सा पहले से इस तरह के मतलब अपने बच्चों को इस तरह तैयार कर रहे होते हैं। या जो अगर प्राइवेट सेक्टर में जो आपका बच्चा भी है जिस बैकग्राउंड से आ रहा होता है, वहाँ पे जो पेरेंट्स है वो अवेयर है। लेकिन जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव था, जिसमें उन्होंने चैनल का इनिशिएटिव लिया, राइट, वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, क्योंकि उसमें भी हमारे पीएम क्या चाह रहे थे, वो यही चाह रहे थे ना कि जहाँ पे एसेस नहीं है उन लोगों के पास जाना चाहिए। पर आई पर्सनली फील कि अब हमें उन लोगों को चुन के वहाँ भेजना चाहिए, ऐसे इलाकों में कुछ भी इस तरह का जिनके पास अवेयरनेस नहीं है, हम उनको दे सके अवेयरनेस। बिल्कुल निदा, जैसे आप जिक्र करिए चैनल जो कि एक निजी चैनल है वो हर इलाके में आ जाता है, जहाँ पे केबल है या नहीं है वो इशू नहीं होता है। लेकिन द थिंग इज कि अभी ये वक्त है कि हम लोग उनको भी ट्रेन करें, अपने साथ लेके चले। कब तक हम ये 3 तरह के जो सिस्टम है उनको लेके चलते रहेंगे, और कब तक हम ये बहस करते रहेंगे जी सिस्टम एक कर दीजिए, निसाब एक कर दीजिए, सबको मिलकर साथ लेके
चलिए, लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हम उनको भी तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं बेशक एक चैनल के थ्रू, लेकिन अब ये अवेयरनेस अब उनको भी आ जानी चाहिए। मेरे ख्याल में जो बैकवर्ड एरियाज में लोग होते हैं वो जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, चीजों को जल्दी सीख लेते हैं, और इंटेलिजेंस वहां पे भी है। सिर्फ बात यह है कि आपने उसको एक्सपोजर कितना मिला है, बिल्कुल ये सारी बात। और उसमें मुझे लगता है कि जो हायर अथॉरिटीज हैं उनको सिर्फ ये चीज जो है प्रैक्टिकल लेवल पे ना, ग्राउंड लेवल पे उनको ये इसको मेक श्योर करने की जरूरत है। बिल्कुल, और इस तरह से हम उनको भी साथ लेके चल सकते हैं। और ज्यादातर जो मसला देखने में आया, जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के टीचर्स थे, उनमें भी उनका कसूर नहीं था, क्योंकि उन्हें कभी ट्रेन ही नहीं किया गया था, उन्हें बताया ही नहीं गया था कि आप किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ा सकते हैं। क्योंकि वैसे तो हम डिफरेंट कंट्रीज से आप ऑनलाइन हम कोर्स बाय करते हैं और पाकिस्तान में बैठ के पढ़े होते हैं ना, तो बहुत से लोग तो इस तरह से भी फायदा उठा रहे थे ना। आपको वहाँ के रहने का एक्सपेंस था, वहाँ के आने जाने का बहुत ज्यादा जो एक्सपेंसेस होते वो कम हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद हम लोग थोड़े से नहीं अच्छे खासे पीछे रह गए हैं। लेकिन मजीद रहील से भी पूछेंगे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में, लेकिन उसामा से पूछेंगे। उसामा, आप भी आजकल ऑनलाइन काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, रियाज कर रहे हैं, या आप लोगों ने भी फायदा उठा लिया नए सिंगर्स ने ऑनलाइन जब आप कहीं जा नहीं सकते थे? देखें, आजकल जो हालात चल रहे हैं तो उनके हिसाब से चलना पड़ता है। बिल्कुल। तो म्यूजिक भी सिखा रहा हूँ, तो वो भी ऑनलाइन, इनके कुछ बच्चों को उसामा उस्ताद भी हैं, बस हल्के फुल्के उस्ताद हैं। तो बच्चों को ऑनलाइन सिस्टम से क्लासेस वगैरह, क्योंकि हमें हालात के मुताबिक अपने आप को रखना है। ये कि अब कुछ हालात ठीक भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब क्लासेस बाकायदा जो क्लासेस हैं उनका भी जो है वो आगाज होगा इंशाल्लाह। तो आपने प्लान किया हुआ है ऑनलाइन क्लासेस के बाद कोई एकेडमी बना रहे हैं आप? बिल्कुल। जबरदस्त। तो उसामा, आप खुद भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, साथ साथ अपनी वीडियोस भी अपलोड कर रहे होते हैं ना, कहीं सर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो भी रहा है अपने फील्ड के मुताबिक। अगर वो सिंगर है तो जहाँ तक कोई भी आर्टिस्ट है आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप पुराने दौर की बात करें तो सिर्फ टेक्नोलॉजी के, मैं जहाँ तक समझता हूँ, सिर्फ टीवी था एक मीडियम, और रेडियो, कि जो उस पे आता था वो हिट हो जाता था। अब कोई भी सिंगर है वो टेक्नोलॉजी, वहाँ आना बड़ा मुश्किल बिल्कुल काम था। देखें, लेकिन आजकल के दौर के अंदर जो टेक्नोलॉजी का यूज है उसको इस्तेमाल किए बगैर आप हिट होने का तस्वुर नहीं कर सकते, अपना मैसेज आप कन्वे नहीं कर सकते। जी प्लीज। जी, ये जिस तरह कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आप अगर जब तक आज से 20 साल पहले किसी पॉपुलर टीवी शो के ऊपर, टीवी चैनल के ऊपर नहीं आते थे, ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि आप पॉपुलर नहीं है। बट आई नो मैनी पीपल नाउ जो आज तक कभी किसी टीवी चैनल के ऊपर नहीं आए, लेकिन उनके यूट्यूब के बड़े पॉपुलर चैनल्स हैं, उनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा हैं, एंड दे आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, उसमें फूड ब्लॉगर्स भी हैं और 10,000 लोग हैं, सिंगर्स हैं बहुत से। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि हम जितना इफेक्टिवली इन सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज करेंगे ना, हम घर बैठकर भी पूरी दुनिया तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। ये इतना कोई मुश्किल काम रहा नहीं है। एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप पुराने दौर की बात करें, टेक्नोलॉजी का जो म्यूजिक के अंदर यूज है, आप अगर मैडम नूर जहाँ जी की बात करें या मेडिसन खान साहब की बात करें, तो उस दौर में 1 टेक रिकॉर्डिंग होती थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, आप उसको पॉलिश नहीं कर सकते थे, ट्यून नहीं होता। बिल्कुल, उसके लिए एक ही टेक में आप गाना आपको करना होता था। तो मैडम नूर जहाँ की ऐसी कैपेबिलिटी थी कि जो उनके साथ म्यूजिशियन जो आजकल हयात हैं, तो वो बताते थे कि मैडम एक टेक के अंदर यानी कि गाना करके यानी कि कवर कर लेती थी। आजकल ये टेक्नोलॉजी का जो है मुख्तलिफ एप्लीकेशंस आ गई हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर आ गए हैं, सिंगर्स में गाना शुरू हो आप अगर आप भी गा सकती हैं, तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि ये मैंने गाया है। क्या बात। तो आप चाहे ऑडियो आज रिकॉर्ड कर दें जैसा मर्जी, तो कल आप उसको बिल्कुल एक प्योरीफाई फॉर्म में आप उसको ले सकते हैं। जबरदस्त। तो बहुत से सिंगर्स ऐसा कर भी रहे हैं जो लाइव नहीं गाते। बिल्कुल, जो लाइव नहीं गाते। तो इसी चीज को टेक्नोलॉजी ने एक पंप किया, यानी कि ठीक है। कह सकते। अब इस पर ही सॉरी, मैं जो मैं पहले बात मैं चाह रही हूँ कि ताकि साथ साथ चीजें क्लियर हो जाए। इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है। देखें, ये जो बात कर रहे थे, मैं जो यहाँ पे बात रोकी थी, आज से 15 साल पहले ना, अगर आपने किसी को ये डेमोन्स्ट्रेट करना होता था ना कि आपको टेक्नोलॉजी का यूज आता है, तो आपको उसको या तो कोई डिप्लोमा दिखाना पड़ता था या कोई सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था। ये देखें जी, मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ना एक डिप्लोमा लेके आया हूँ, ये टाइपिंग स्पीड जो है ना मेरी परफेक्ट है। अब कोई आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, ठीक है। आप जाते हैं और आपसे एज्यूम किया जाता है कि आपको ये सब कुछ पहले से पता होगा। जैसे ये एक सिंगर है, ठीक है,
आपको किसी ने आकर ये नहीं बताया कि YouTube एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सिंगर्स जो हैं वो अपनी वीडियोस डालकर सब्सक्राइबर्स बढ़ाकर पॉपुलर हो सकते हैं। आपसे अज्यूम किया जाता है कि आपको ये बात पता होगी, ठीक है। तो ये पूरी दुनिया के अंदर जो एक ट्रेंड चला है ना, पाकिस्तान के लोग अगर चाहते हैं ना कि वो रेलेवेंट रहें तो उनको इस ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। ये भूल कर के ये कोई बैरूनी साजिश नहीं है, ठीक है। ये दुनिया का नया जोर दे रहे हैं इस बात पे। मुझे लगता है आपके इर्द गिर्द के काफी लोग आपको ये सुनाते रहते हैं कि रहील जो काम तुम करे ना वो बैरूनी साजिश। नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप अभी सर्वे करके देख लें पूरे पाकिस्तान का, तो मेरे ख्याल में कोई 50% लोग इसको बैरूनी साजिश ही कहेंगे कि ये ज्यादा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को। तो आजकल जो टेक्नोलॉजी का यूज है ना, तो गाना जो 2 अल्फाज का है मजमुआ, गा और ना, ये गाना आता है तो गा वरना गा ना। तो आजकल टेक्नोलॉजी ने गा ना वाले लोगों को भी एक वे प्रोवाइड किया कि वो गा, ये चीज जबरदस्त। इसका कहीं ना कहीं सिंगिंग फील्ड में तो नुकसान ही हुआ है। यस, हुआ है नुकसान, बट क्या आपको अभी भी पता है कि जो क्वालिटी जो प्रोड्यूस करता है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, इन द लॉन्ग रन वो ही पॉपुलर होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे उन्होंने जिक्र किया कि अब आपको किसी की जरूरत नहीं है कि आप किसी ऑफिस में जाएं, वहां वेट करें या वहां पे टाइम लेके जी मुझे ये रिकॉर्डिंग चाहिए या मुझे मेरी प्रमोशन कर दीजिए, जैसे असर पहले होता था। लेकिन अब ये कि आप अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, वहां पे अपना कंटेंट, बेशक आप अच्छे स्पीकर हैं या अच्छे सिंगर हैं या अच्छे एक्टर हैं, वहां पे अपने क्लिप्स डालिए और देखते ही देखते लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। हाँ, अगर आप अच्छे सिंगर हैं और अच्छा कंटेंट आपके पास मौजूद है। क्योंकि जहां पे आपने जिक्र किया ना कि बहुत से लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा किया, जैसे ऑनलाइन क्लासेस हुई तो बिजनेस भी स्टार्ट हो गया, मीटिंग भी होगी, वहीं पे लोगों ने, बच्चों ने, यूथ ने ना अपने यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा बनाए। और खवातीन ने जो मेकअप के ट्यूटोरियल थे वो इतने बनाना शुरू कर दिए कि इवन कि हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस को भी ये रियलाइज हो गया कि भाई जो आप सेटेलाइट पे काम करें वो तो कर रहे हैं, लेकिन इस पे आना बहुत जरूरी है। देखिए ना, अब अगर इसके थोड़े से नुकसानात को आप साइड पे कर लें तो ये एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है, ये बड़ी अच्छे साइंस हैं पाकिस्तान के लिए जी। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप जितनी भी इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस को देखें ना, आज से कोई 15 साल पहले बहुत सी जो टॉप की कंपनीज थी ना, आज से 15-20 साल पहले, वो आईटी बेस्ड या टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं थी। कुछ कंस्ट्रक्शन बेस्ड थी, कुछ ऑयल बेस्ड थी, आज भी वो होंगी। लेकिन आज के दौर के अंदर आप जाकर देखें तो जितने भी बूमिंग बिजनेसेस हैं वो सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज के हैं। दुनिया के मशहूर तरीन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कौन है? एलन मस्क है, स्टीव जॉब्स था एप्पल का, ये बिल गेट्स है, मार्क जकरबर्ग है फेसबुक का। ये वो लोग हैं जो कि दुनिया के बड़े पॉपुलर एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने एक बिजनेस आइडिया लेकर आए और फिर पूरी दुनिया के अंदर उसकी वजह से वो पॉपुलर हुए और उनका आइडिया जो है बड़ा एक्सेप्ट किया गया। ये लोग कौन है? ये लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो हमें भी अपने मुल्क के अंदर ग्रेजुअली टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने की जरूरत है और उनको इनकरेज करने की जरूरत है। और बिल्कुल हमारी यूथ जितना अच्छा काम कर रही है ना, मेरा ख्याल है ये बहुत सी ऐप प्रोड्यूस भी कर रही है, बना भी रही है, उनको यूज भी कर रही है डिफरेंट जैसे ऑनलाइन बहुत सी चीजें आपको घर बैठे मिल जाती हैं। कुछ लोगों ने एप्लीकेशन इतनी जबरदस्त बनाई है ना। अगर आप और रहील, मैं ये पूछना चाहूंगी आईटी का क्या स्कोप देख रहे हैं आप पाकिस्तान में? क्योंकि पिछले 1-2 साल में काफी लोग इसकी तरफ आ गए, इवन के खवातीन भी अब आईटी स्टडी की तरफ, डिग्री की तरफ आना शुरू हो गए हैं। देखें, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द डिग्री। मेरी बैकग्राउंड जो है वो फाइनेंस की है। आईटी या टेक्नोलॉजी इस तरह का रोल प्ले कर रही है कि जो हर आपका जो प्रोफेशन है ना, वो उसके साथ जाकर ना ओवरलैप कर रही है। अगर बीइंग एन अकाउंटेंट या बीइंग अ बिजनेस एनालिस्ट या बीइंग अ डॉक्टर और अ लॉयर, इन द लॉन्ग रन मैं टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को इक्विप नहीं करूंगा ना, तो मैं अपने प्रोफेशन में भी शायद उस तरह ना ग्रो कर सकूं जिस तरह मैं ग्रो कर सकता आज से 15 साल पहले। ठीक है, तो आप जो बात कर रही हैं ना, जरूरी नहीं है। मैं जितने भी यंग लोग हैं उनको ये कहूंगा कि अगर आपके पास एक आईटी की डिग्री नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आप आईटी के अंदर अब अपने आप को इक्विप ही नहीं कर सकते हैं। आप आ सकते हैं, आप मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं, आप कुछ रेलेवेंट रोल्स के अंदर काम कर सकते हैं। और अगर आपने पढ़ना ही है तो फिर आईटी की डिग्री भी ले लें तो फायदा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इन केस अब किसी ने नहीं ली, फॉर एग्जाम्पल किसी ने नहीं ली तो वो पीछे ना हटे, वो इस कहते हैं ना मतलब कल्चर का पार्ट बने। बिकॉज हमें एक इस तरह के कल्चर को अपने मुल्क के अंदर प्रमोट करने की जरूरत है। हमें लोगों को इनकरेज करना है। वो आप बात ठीक कर रही हैं कि बहुत से लोग टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, बट एक बात याद रखिएगा,
हर चीज का गलत और सही इस्तेमाल होता दोनों होता है, ठीक है। हम अगर एक अवेयरनेस क्रिएट कर दें कि देखें ये सही इस्तेमाल है और ये गलत इस्तेमाल है, और बच्चों को फिर हम सुपरवाइज कर लें कि क्या कर रहे हैं वो, तो मेरे ख्याल में हम अगले 15 सालों के अंदर बहुत बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स निकाल सकते हैं पाकिस्तान से आईटी सेक्टर। बिल्कुल। रहील, मैं ये भी पूछना चाहूंगी, जैसे कोविड-19 आया तो बहुत से लोगों ने कहा जी बहुत से लोगों की जॉब्स जाएंगी, और गई भी। बेरोजगारी की बहुत ज्यादा एक लंबी लिस्ट हमें देखने में आई, लोगों की जॉब्स गई क्योंकि कुछ लोगों ने ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया, तो 2 लोगों का काम भी एक बंदा कर रहा था घर में बैठ के। तो क्या देख रहे हैं आपके, ऐसा होगा या नहीं, आगे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी लोगों को? आई थिंक वे वंस अगेन मेरी वही वाली बात आती है कि जिसने अपने आप को आईटी के अंदर इक्विप किया हुआ ना, शायद उसके लिए अपॉर्चुनिटीज खत्म ना हो, ठीक है। शायद उसके लिए अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएं पहले से, ठीक है। हाँ, लेकिन किसी ने अगर अपने आप को रेलेवेंट नहीं रखा तो फिर तो वो कोविड-19 अगर ना भी आता तो उसके लिए शायद इतनी अपॉर्चुनिटीज ना होती इन द फर्स्ट प्लेस। तो मैं यही कहूंगा कि देखें, हमारा एज अ नेशन हमें एक और चीज समझने की जरूरत है कि जरूरी नहीं है कि एक अच्छी परफेक्ट जॉब जो है वो आपको पैसा लाकर दे सकती है। अब तो इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, जो कि आप जिन प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करके यू कैन अर्न थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। बिल्कुल, और आपको अपनी बॉस का भी नहीं पता होता, लेकिन आप काम करें वो आपको पे कर रहे हैं। एंड आई हैव बीन डूइंग दैट। मैं अपने इस प्रोफेशन से पहले मैं एक कंटेंट राइटर था बैक इन 2011 एंड 12, और मैं ठीक ठाक पैसे कमाता था। जबरदस्त, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी ये काम कर सकता है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ एक अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है। लेकिन लोगों को थोड़ा डर भी लगता है ना ऑनलाइन काम करते हुए, जैसे आपने जिक्र किया कंटेंट राइटर हैं, आपने काफी काम किया, डिफरेंट लोगों के साथ किया होगा ना, जो आपके साथ जिनका एक अच्छा वो बन जाता होगा। तो रहील, ये भी बताइए कि क्या ऐसा कोई फेक वेबसाइट्स भी होती हैं या नहीं होती? अगर कोई काम करना चाह रहे हैं, हमारा शो देख रहे हो, तो वो ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रही है, काम करना चाह रहे हैं, अगर उनमें कोई इस तरह का टैलेंट है? देखिए, फॉर सम रीजंस मैं एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म्स के नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में इस चीज़ को वेरीफाई करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप किसी भी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं तो आप वहाँ पर ये ज़रूर चेक करें कि जब मुझे पेमेंट रिसीव होनी है तो वो किन चैनल्स के थ्रू होनी है। ठीक है। अगर तो वो रिलायबल सोर्सेज हैं, पेमेंट के गेटवेज हैं, तो मेरे ख्याल में फिर वो वेबसाइट रिलायबल है। अगर एक वेबसाइट के पास एक कहते हैं ना सोफिस्टिकेटेड किस्म का पेमेंट का एक पेमेंट प्रोसेसिंग का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है ना, तो मेरे ख्याल में फिर वो वेबसाइट शायद इतनी रिलायबल नहीं है। ठीक है। फिर उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि जो वहाँ के टॉप के यानी लोग हैं, यूजर्स हैं, या जो लोग वहाँ पे ये सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी अर्निंग्स क्या रही हैं, उनकी फीडबैक क्या रही है, क्या जो फीडबैक उनको मिल रही है वो फेक है या ऑर्गेनिक है, यानी कि वो असल लोगों की तरफ से फीडबैक आई हुई है काम करने के बाद। ठीक है। तो आप इन चीजों को जरूर देख सकते हैं। बिल्कुल, आपको आइडिया हो जाता है जब आप काम आपको आइडिया हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। कुछ वक्त ऐसा होगा कि आप फिर एक्सपर्ट हो जाएंगे। क्या हाल है निदा? जैसे बेरोजगारी की मैंने बात की, कुछ लोगों के जैसे काम गए, तो निदा वो लोग थोड़े डिप्रेशन में नजर आए, अगर तो वो टेक्नोलॉजी को सीख जाएंगे तो वो इंशाल्लाह कम बैक जल्दी कर लेंगे। तो क्या सूरत हाल देख रही हैं? लोग घरों में मौजूद है, ना कहीं खौफ है आपके दिलों में इस वायरस को लेके? अगर मैं स्पेशली वायरस के इफेक्ट्स बताऊं आपको, तो जो आपका डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो तो बड़ा ही बड़ा है। अच्छा। क्योंकि आप देखें ना, आप एक बिजनेस आपके चल रहे थे, एकदम से एक चीज आई, उसने चीजों को रोक दिया जी। और मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो डिप्रेशन है वो बहुत ज्यादा हमारी पॉपुलेशन में ऑलरेडी है। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह सकती कि अगर एक इंसान जो है, क्योंकि हर चीज के लेवल्स होते हैं, एंजाइटी के लेवल्स होते हैं, और आपके ये ऑब्सेशंस होते हैं, डिप्रेशंस होते हैं, एग्रेशन होता है, ये सारी जो है साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं और ये न्यूरोटिक हैं, विच मीन्स कि ये हम नॉर्मल इंसानों में हो सकती हैं जी। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी जो डेली लाइफ है आप उसको मैनेज कैसे करते हो जी। ठीक है। ठीक है। मतलब अगर मेरी रोजमर्रा की जिंदगी गुजर रही है, अगर मुझे पता है कि मेरा काम जो है थोड़ी देर के लिए रुका है, तो इट्स नेचुरल जो डिप्रेशन होगा। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि मुझको मैनेज कैसे करना है जी। ये और यही चीज हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन्हें समझने की जरूरत है। मुझे ऐसे लगता है कि जो आपका पेरेंटिंग स्टाइल है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है जी। ओवरऑल अगर आप देखें, आपके अंदर जो है एक चीज होती है, 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगी। एक होती है सिंपैथी और एक होती है एम्पैथी। सिंपैथी, अब बहुत सारे लोग जो है ना वो सिंपैथी और एम्पैथी को शायद मिक्स कर देते हैं या बहुत सारे लोगों को एम्पैथी का पता ही नहीं है, वो कहते हैं क्या होता है, लेकिन डिफरेंस है।
जी। मैं अगर इसकी एग्जांपल आपको दूं तो वो ये हो सकती है कि जो सिंपैथी होती है ना, अगर मैं ड्राइव कर रही हूँ, मुझे कोई नजर आया है, किसी कोई प्रॉब्लम में नजर आया है, मेरे दिल में ना एक चीज उठी है लाइक ओ अच्छा ये प्रॉब्लम में है, मतलब मुझे एक फीलिंग आई उसको, ये मेरी सिंपैथी है उसके लिए, ठीक है। मेरा जो एम्पैथी होती है ना वो ये होती है व्हेन यू पुट योरसेल्फ इन अदर्स शू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारी सारी ट्रेड्स हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इनको ओवरकम करने के लिए आपके अंदर एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और वो ये जो आपकी एज है ना लाइक 5 ईयर्स से 16 ईयर्स तक, इस दौरान बच्चों में ये आपको सिखाना पड़ेगी। किस तरह से सिखा सकते हैं, पेरेंट्स का क्या रोल होगा, इस बारे में भी निदा हम बात करेंगे। लेकिन उसामा से कुछ सुन लेते हैं ताकि फिर वापस आएंगे, क्योंकि अभी टेंशन वाली बातें होना शुरू होगी ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, किस तरह से मैनेज करेंगे हम। उसामा क्या सुनाएंगे आप? सजाद अली साहब का एक गाना है, क्या बात, इस गम के सिवा इस दुनिया में। जरूर। दिल के सहारे थे क्या क्या, तब दिल के सहारे थे क्या क्या, अब दिल का सहारा कोई नहीं, एक गम के सिवा इस दुनिया वेरी नाइस, बहुत खूब उसामा, क्या बात है। और युषा आपने भी बहुत अच्छा तबला प्ले किया है, क्या बात है, बड़ा ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन था इनका, आवाज़, हारमोनियम। उसामा, गाते हुए हारमोनियम भी साथ प्ले करना थोड़ा मुश्किल नहीं होता? बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल काम है, और ऊपर से इतना यंग लड़का जो नए सिंगर है उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। देखें, ये सीख कर करने वाला काम है, कोई भी चीज़ बगैर सीखे नहीं आती। इसके लिए प्रॉपर देखें, जितना आपको गले के लिए रियाजत चाहिए,
ये देखें इतना ही तबले को रियाजत चाहिए जी, और उतना ही प्लेइंग के लिए आपको रियाजत चाहिए। यानी कि 3 डिफरेंट फील्ड्स हैं और तीनों की रियाजत अलग-अलग है, उनकी प्रैक्टिस अलग-अलग है, गिटार की भी अलग है। तो इसलिए प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, आई थिंक। बिल्कुल ऐसे ही। और ये सिंगिंग तो ऐसी चीज है जिसमें आप एज के किसी भी हिस्से में चले जाएं, जब आप कोई साज प्ले करते हैं अपने गाने के साथ, तो आपकी जो मेंटली तौर पर आपकी जो इंटेंशन है वो सिर्फ गाने की तरफ नहीं रहती, बिल्कुल, क्योंकि आपने इसको भी लेके चलना, तबले को और साथ अपने गाने को, सुरों को, क्योंकि जो सुर हैं, अब मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये जो प्लेइंग होती है किस तरह से होती है। यानी कि जो सुर है ना वो आपके दिमाग में है, अगर आपके दिमाग में ना हो तो हाथों से नहीं निकलते। क्या बात है, दिमाग में है तो बिल्कुल, बिल्कुल हाथ से निकल, अगर जो चीज दिमाग में नहीं है वो हाथ से नहीं निकलती। बिल्कुल। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरत है, और अगर किसी ने अच्छा गाना है तो हारमोनियम इज द की। तो ये जो हारमोनियम है ये बेस है म्यूजिक की। ये बेसिकली जो हारमोनियम है ये अंग्रेजों की इजाद है। ठीक है ठीक है, रहील आपकी बात को आगे बढ़ा रहे हो। और ये बिल्कुल वो खलाई मखलूक वाली बात नहीं है कि यानी कि ये बिल्कुल ये अंग्रेज़ों की इजाद है, और ये किसी हिंदू या जो इंडियंस हैं या पाकिस्तानी हैं इनकी नहीं है। ठीक है। तो बाकी ये जो कीबोर्ड वगैरह है, कीबोर्ड इसकी इम्प्रोवाइजेशन है जी, यानी कि एक साज दूसरे साज से कनेक्टेड है आजकल के दौर का जो साज है। जबरदस्त, वेरी नाइस। और मेरे ख्याल है जितने भी नए आने वाले सिंगर हैं उनको हारमोनियम जरूर सीखना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक समंदर है, ये बेस है। और अगर आप गाना भी ग्रूम करता है और आप खुद भी कर रहे होते हो क्योंकि आप ज्यादा अच्छे से प्ले करते हैं। बल्कि आजकल जो हारमोनियम का ट्रेंड है वो दोबारा से स्टार्ट हो कवाली की सूरत में, गजल की सूरत में। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। निदा कैसा लगा आपको इनका गाना? बहुत अच्छा। निदा को गाना सुनना पसंद है? सिंगर हैं कुछ जिन्हें सुनती है निदा? मैं कोक स्टूडियो बहुत सुनती हूँ। जबरदस्त। निदा, दूसरों की डिप्रेशन दूर करते करते अपने डिप्रेशन के लिए वैसे क्या करती हैं आप भी किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं? नहीं, मुझे आपको पता है कि मैंने किस तरह से मैनेज करनी है चीजें? आपको ना जब आपके अंदर गुस्सा होता है जी, तो वो आप डिस्प्ले तो वो किसी ना किसी तरीके से होता ही है समटाइम। और मैं आपको बताऊं कि गुस्से का निकलना जरूरी है। अच्छा, जरूरी है, लेकिन हर चीज की ना एक्सट्रीम होती है। ठीक है, आपका एक कर्व है, मतलब दोनों साइड्स पे आप एक्सट्रीमिस्ट जो है ना, दोनों सेंस में आप नहीं हो सकते। ठीक है, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी वो भी गलत है, मेरे अंदर रह जाएगा। मैं बहुत गुस्सा करूंगी वो भी गलत है। तो बस दरमियान बैलेंस रखना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। अच्छा, एक ये भी तो तरीकाकार हो सकता है ना कि आपको गुस्सा आया और अपना गुस्सा निकाल कैसे रहे हैं? अब एक शख्स को खड़ा करके उसके ऊपर सारा गुस्सा निकाल रहे हैं, या गाने पे निकाल रहे हैं, हारमोनियम पे निकाल रहे हैं, या किसी तरह, ये भी तो तरीकाकार हो सकता है ना। कोई इस तरह की थेरेपी हो सकती है, अगर आपको गुस्सा है तो आप किस तरह से अपने गुस्से को खत्म कर सकते हैं? वो एक होता है ना कि जब आपको बहुत ज्यादा किसी पे गुस्सा, आपका जो कैथारसिस है वो बहुत जरूरी है। समटाइम्स आप अपना, जिसके साथ आपकी शेयरिंग होती है जी, आप उसको बताते हो और आप उस टाइम अपनी हर फीलिंग जो है उसको बता रहे होते हो कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसके सामने आप अपना हार्ट पोर आउट कर रहे हो वो जजमेंटल ना हो। हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम ये बहुत ज्यादा है कि अगर आपको किसी पे गुस्सा है और आपने अगर उस बेचारे को बताया है तो वो कहेगा कि ओ अच्छा, ये तुम्हारे बारे में ये कह रही थी, ये कह रही थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाकी ये मैं मैसेज भी देना चाहूँगी सबको कि प्लीज़ जजमेंटल ना हो किसी भी सूरत में। ये हमारी सोसाइटी के लिए ना बहुत नुकसान थे, बहुत जैसे निदा कह रही ना, जजमेंटल नहीं होना चाहिए। और हम लोग सोशल मीडिया पे बैठ के जितने जजमेंटल हो चुके हैं, हम दूसरों की शादियों को लेके, दूसरों के कपड़ों को लेके, दूसरों की चीज़ों को लेके इतनी ज़्यादा बात करते हैं। इसमें राहील भी शायद एग्री करेंगे, बहुत से हमारे लोग सोशल मीडिया से हिट हुए, बहुत से ऐसी ऐप थी जिनसे वो हिट हुए और उनको अच्छा काम मिल गया मीडिया में। कुछ सिंगर की वीडियोज़ में आए और कुछ लोग फिल्म भी करें, लेकिन उनके लिए जो बोला जा रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। फिर बाद में हम लोग बात करते हैं कि देखिए जी, हमारी मीडिया ने क्या किरदार किया, इन लोगों को क्यों आगे नहीं लेके आए, ये लोग डिप्रेशन में थे, क्यों हमने इनके बारे में बात नहीं की, क्यों हम सब इकट्ठे नहीं निकले। बाद में फिर हम इतने बड़े बड़े ब्लॉग्स लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि हम लोग ही कहीं ना कहीं रीजन होते हैं। ऐसा है रही? ऐड एक जी प्लीज चीज करना चाहूंगी। अब जिस तरह ये पेंडेमिक भी है, मतलब अगर कोई किसी को अगर हो भी जाता है, कोई डायग्नोज हो गया है, तो उसमें ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप उसको ओ अच्छा तुम्हें कोरोना हो गया, ओ ये क्या होगा।
सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप प्लीज उसके साथ पॉजिटिव रहें। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। एक तो आप जजमेंटल ना हो, मतलब कोई वो खुदा ना खास्ता कोई छूत तो नहीं बन गया ना जी। एहतियात बहुत जरूरी है यहाँ पे आपको, और लोग सेहतियाब हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से लोग सेहतियाब हो रहे हैं। आप देखें कि एहतियात, अगर मैं अपनी बात करती हूँ, मैं एहतियात ज़रूर करूँगी, मैं कराऊँगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं किसी को देख रही हूँ जिसको कोरोना है, उसको कह दूँगी नहीं तुम अछूत बन गए हो। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, और जो पॉजिटिव माइंड के साथ अंडरस्टैंड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे निदा आपने जिक्र किया ना, बहुत सी फैमिलीज को ये सब फेस करना पड़ा, जिनकी फैमिली में अगर किसी मेंबर को था और वो हॉस्पिटल गए, जब स्टार्ट हुआ ना ये, तो उसके बाद लोगों ने, जो मोहल्लेदार थे, ये सोसाइटी के लोग थे, उन्होंने कहा जी इनको भी बंद कर दीजिए, ये लोग बाहर ना निकले, ब्ला ब्ला। बहुत से लोगों को बड़ी चीजें फेस करनी पड़ी। रहील भी कुछ कहना चाह रहे थे इस बारे में। मैं ये सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा था, जब हम डिप्रेशन का एक पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं जी, देखें सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ट्रोलिंग हो जाती होती है, लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि देखें कोई जो आपके बारे में कह रहा है, ठीक है, आप जो अपने बारे में सोच रहे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है। एक बात याद रखिए कि अगर आप डिस्कस हो रहे हैं ना जी, इसका मतलब है कि आप ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल, आप बहुत रेलेवेंट हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो आम का पेड़ होता है ना, पत्थर सब उसको मारते हैं, नीम के दरख्त की तरफ कोई भी नहीं देखता। कोई नहीं आता। बड़ी अच्छी मिसाल दी। ठीक है, तो मैं कहने का मेरा मकसद ये है कि दिस मीन्स दैट यू आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं जो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। हमेशा एक बात और याद रखिए कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है, थोड़े बहुत ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो कि पॉपुलर नहीं होते हैं मैसेज के अंदर जी। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने कोई फैसला किया है और कोई आपको उठ के डिस्करेज करता है तो आप अपने फैसले से हट जाएं। रिस्क लें जिंदगी के अंदर, और जो क्रिटिसिज्म है उसको बर्दाश्त करें। ठीक है, और मेरे ख्याल में वो तमाम दरवाजे, ये कासिम अली शाह साहब हैं, बड़े अच्छे पब्लिक स्पीकर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, मैं उनको काफ़ी सुनता हूँ, कासिम अली शाह को भी, और उनके साथ एक और अब आ गए हैं उमर रियाज भी जी। वो ये कहते हैं कि आप अपने जो कान है ना, वो तमाम ऐसी बातें जो आपके खिलाफ है ना, उनके लिए बंद कर लें, और अपने कान उन चीज़ों के लिए खोल लें जो आपके बारे में यानी अच्छा सोचती हैं आवाज़ें, या आपको मोटिवेट करती हैं, जो आपको मोटिवेट करती हैं। क्योंकि जिस दिन आपने वो कागज़ जला दिया ना उन लोगों के नामों का जिन्होंने आपको ज़िंदगी में कभी डिस्करेज किया या वो फ्यूचर में करेंगे, मेरी बात याद रखिएगा, आप ज़िंदगी के अंदर आपका ना पहला वो दिन आएगा जब आप आगे बढ़ने की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, आपने अपने इर्द गिर्द हमेशा उन लोगों को सराउंड करना है जो कि बड़े आपके बारे में अच्छा सोचते हों, आपको मोटिवेट करते हों, और आपके बारे में जिस तरह इन्होंने कहा कि जी जजमेंटल ना होते हों। तो आज वो कागज जला दीजिए जिसके ऊपर वो तमाम लोग हैं जो आपको, और रहील आपको आइडिया हो जाता है कौन जजमेंटल हो रहा है, कौन आपको डिग्रेड कर रहा है, कौन आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहा, इतनी हमें समझ होती है, हमें पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है आपके लिए। बिल्कुल समझ होती है। और अगर आपको डिप्रेशन के अंदर, मतलब आजकल तो हम आइसोलेशन के अंदर हैं, बहुत से लोग अभी भी यानी पेंडेमिक जैसे जैसे ये कोरोना जो है वो फैल रहा है, सेल्फ आइसोलेशन के अंदर लोग गए हुए हैं। आई थिंक एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जो है वो भी आपको डिप्रेशन से निकालने में ना हेल्प कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि आजकल तकरीबन हर बंदा ही एक उस तरह के फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर है कि वो शायद जजमेंटल हुआ है। तो एग्जैक्टली। और जैसे आप जिक्र कर रहे थे ना कि डिग्रेड कर रहा है या आपको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ये जो भी चीजें होती हैं ये जिंदगी में साथ साथ चल रही होती है, आपके करीबी लोग भी कर रहे होते हैं, दूर के लोग भी कर रहे होते हैं। और आपने जिक्र किया कि आप में कुछ तो है ना जो आपके बारे में जिक्र किया जा रहा है, बात की जा रही है, तो यही काफी आप सोच लीजिए इसके बारे में। तो चीजें बहुत आम के दरख्त है, और आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए और देखिए कि मुझे क्या करना है, मेरी मंजिल क्या है, मुझे कहाँ जाना है। जो कह रहे हैं ना वो आप उनको भी पॉजिटिव लीजिए कि ये बात करें, इसका मतलब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैंने काम करना शुरू कर दिया, अगर ये मेरे बारे में बात ना करते इसका मतलब मैं अभी कुछ कर नहीं रही थी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक और चीज थी जो भी आपने जिक्र किया था शुरू में, उसको हमने जरा थोड़ा सा कंटिन्यू कर दिया था। हम जो ये बात करते हैं ना, मैं खुद एक टेक्नोलॉजी IT बेस्ड कंपनी के अंदर काम करता हूँ, और मैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी डिप्लॉयड होता हूँ पाकिस्तान के अंदर। रिसेंटली ये साउथ पंजाब के अंदर भी मैं यानी कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। तो जो आपने कहा ना कि हमारे लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, हमारे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा अवेयरनेस है। अगर आप उनको थोड़ा सा इक्विप कर देना, शायद वो आउट परफॉर्म कर जाते हैं। ठीक है, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि ये सिर्फ इक्विप करने की और अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है। बाकी पाकिस्तान ले लें या ये सब कॉन्टिनेंट ले लें, इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है आगे जाने की, कोई शक नहीं। ये सिर्फ अपॉर्चुनिटीज देने की बात है।
और आपको कहीं भी पाकिस्तान के अंदर डल लोग एज सच नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। ये हमारा एक परसेप्शन होता है कि जी हम अगर लाहौर में हैं या इस्लामाबाद में हैं तो बाकी लोग जो हैं वो शायद उतने इक्विप्ड नहीं हैं, सब इक्विप्ड हैं। ये सिर्फ बात है एक अपॉर्चुनिटी देने की और एक रास्ता दिखाने की, और जैसे ही वो रास्ता मिलता है हर इंसान जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन जो रिजल्ट पंजाबी में कहते हैं ना, थापड़ी देना, हमें सिर्फ थापड़ी देने की जरूरत है, फिर आप देखिएगा कि काम कैसे कैसे होते हैं और लोग ओवर टाइम भी लगा लेते हैं। बस उनको जरूरत है थोड़ा सा इक्विप्ड करने की, थोड़ा सा बताने की कि आपने करना क्या है, उनको एक राह दिखा दीजिए, फिर आप देखिए कि ये लोग कैसे काम करते हैं, उसमें कोई शक नहीं। बड़ी जबरदस्त बात की आपने उसामा, जैसे उन्होंने जिक्र किया जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं तो बहुत सी चीजें भी सुनने को मिल रही होती है, तो आपका शुमार भी उन्हीं लोगों में आता है जिन्हें ये सब सुनना पड़ता है। देखिए जब मैंने ये YouTube चैनल जब मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया ना तो तब लोगों ने काफ़ी कहा ये किस फील्ड में चले गए यार भाई। तो म्यूज़िक एक बहुत अच्छी यानी कि फील्ड है अगर आप इसको पॉजिटिव वे में देखें, ठीक है। तो मैंने जो चीज़ सीखी है कि अगर 99 लोग आपको डिग्रेड करने वाले हों एक तरफ और एक शख्स आपको इनकरेज करने वाला हो, जबरदस्त खूबसूरत तो बात आप, मैं कहता हूँ कि आपको कोई वो 99 भी फेल है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अक्सर एक और मैं बात करना चाहता हूँ कि अक्सर हम लोग किसी की सलाह करते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल जिस तरह हम बैठे हैं तो मैं इनकी सलाह करना चाह रहा हूँ तो मैं सरेआम करना शुरू कर देता हूँ कि यार आपको इस तरह करना चाहिए, आपको इस तरह करना चाहिए, आपने ये चीज़ नहीं सही की। हाँ जी। तो ये चीज भी हमें डिमोटिवेट करती है। हजरत मौला, अच्छा ये भी किसी हद तक करती है, एक दिन दो दिन उसके बाद आप इतने यूज्ड हो जाते हैं। हजरत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल है कि अगर आपने किसी की सलाह करनी है ना तो आप या किसी भी वे में तो आप उसको भरे मजमे में ना करें, महफिल में करें, तो इससे वो शख्स डिमोटिवेट हो सकता है। तो अगर आपने उसकी सलाह करनी है तो उसकी इलादगी में करें जिससे वो आपकी बात को अच्छे तरीके से समझेगा भी और बल्कि उसमें ज्यादा मोटिवेशन जो है वो पैदा होगी। बिल्कुल ऐसे। निदा कुछ कह रही थी जी? मैं इनके साथ बिल्कुल एग्री कर रही हूँ, और ये चीज जो है ना ये आपके बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी है ना, आपके फर्स्ट 5 years बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब फ्रॉम द डे अ चाइल्ड बॉर्न्स, और वहां से लेकर आपके 5 years उसमें आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है जी। अगर उसमें आप अगर मेरे पास मेरी नीस है या मेरा नेफ्यू है, वो 3 साल का है, वो जिद तो करेगा या वो कुछ भी करेगा जी। मुझे जिस चीज से उसको रोकना है ना, मुझे उसको सबके सामने नहीं रोकना है। बिल्कुल। और अगर मैं ऐसा करती हूँ तो वो बच्चा जो है वो बड़ा होके उसको फेस करता है। और उसमें क्या होता है कि अगर वो फिर अपने प्रोफेशन में गया है, कुछ भी गया है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं। बिल्कुल। और इनकी जो बेसिस है ना ये आपके बचपन में बनती है। बिल्कुल। पेरेंट्स को ये बहुत समझने की जरूरत है कि पहले 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत पेरेंट जो है वो अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं। और निदा हमारे इस्लाम में भी है कि 7 years तक अपने बच्चे की जो ग्रूमिंग है, तरबियत, वो पहले खुद घर में कीजिए। हाँ, और घर में का कॉन्सेप्ट भी यहीं से स्टार्ट होता है ताकि आप उनको अच्छे तरीके से उनकी तरबियत कर पाए, उनकी जो हैबिट्स है वो डेवलप कर पाए आप लोग। जिस तरह आप देखिए अगर जो स्कूल्स हैं, कुछ स्कूल्स हैं वो इस चीज को फॉलो करते हैं। मतलब जो प्ले ग्रुप के या प्रेप के बच्चे होते हैं वो वहां पे उसको कॉन्फिडेंस बच्चे को दे रहे होते हैं। अगर तो मैंने अपने 4 साल की भांजी को मैंने ये सिखा दिया है कि शी कैन स्पीक, वो बोल सकती है, वो सबके सामने कुछ भी बोले, तो कॉन्फिडेंस उसमें तब से ही आ जाएगा। बिल्कुल। और वो बड़े होके बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकती है। बिल्कुल ऐसा है। ये बात मुझे लगता है कि सबको समझनी चाहिए और ये जरूरी भी है। थैंक यू सो मच रहील आपका। यहाँ वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले उसामा हमारे साथ मौजूद है, तो उसामा की खूबसूरत सी आवाज में एक गजल सुनेंगे। श्योर गजल, गुलाम अली खान साहब की गजल, दिल में एक लहर सी उठी है। क्या बात। दिल के मेहमान तेरी याद लिए बैठे हैं, ज़ब्ते दिल किससे कहे जब्त किए बैठे हैं। मौत से कह दो फरास हमको न मजबूर करे, जिनकी ये चीज है हम उनको दिए बैठे हैं। कोई ताज़ा हवा चली है अभी,
उठी है अभी। बहुत अच्छा शेर है। कुछ तो नाजुक मिजाज है हम भी, कुछ तो नाजुक मिजाज है हम भी, कुछ तो नाजुक मिजाज है हम भी, और ये चोट भी नहीं है अभी कोरोना, और ये चोट भी नहीं है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। क्या खूबसूरत शेर लिखा। भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है अभी, जाने किस चीज की कमी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, और सो गए लोग उस हवेली के, सो गए लोग, सो गए लोग उस हवेली के, सो गए लोग उस हवेली के, एक खिड़की मगर खुली है अभी, एक खिड़की मगर खुली है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में लहर सी उठी है। अब लहर की डेफिनेशन, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ बड़े प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया एक ज़बरदस्त एजुकेशनिस्ट हैं और सोशल वर्कर हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगी कुंवर एजाज साहब का। कैसे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का, मैं बहुत अच्छा हूँ। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। सर क्या मसरूफियत है आजकल? लॉकडाउन में तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो आप कर रहे थे वो बंद हो गई है, नहीं अभी कर रहे हैं, उस पर काम जारी है आपका? मैंने कुछ डिसीजंस ले लिए थे लॉकडाउन के स्टार्ट में ही कि मुझे क्या करना है जी। मैंने 30 साल पहले ही डिसीजन ले लिया था कि मुझे इंसानियत के लिए खड़े रहना है जी। तो उसको मैंने रिवाइव किया और मैंने कहा कि ज़्यादा एक्टिवली काम करना चाहिए। तो मैंने सुबह बच्चे जो गरीब बच्चे थे उनको पढ़ाता हूँ फ्री जी। खाना खिला देता हूँ कुछ गरीब बच्चों को, थोड़ा बहुत इलाज करवा रहा हूँ एक दो गरीबों का इन हालात में, और
अपना लिखा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। अच्छा सर, जैसे आपने जिक्र किया कुछ बच्चों को खाना भी खिला देते हैं जो पढ़ने आते हैं, या उसके अलावा भी जो आपके गली मोहल्ले में या जो इर्द गिर्द के बच्चे हैं। सर ये तो आप लॉकडाउन से पहले भी कर रहे थे या लॉकडाउन में ज्यादा? नहीं, पहले मैं गरीब बच्चों को फ्री नहीं पढ़ा रहा था। अच्छा। और मैंने अपने उस टाइम को जो मैं पढ़ा रहा था वो जब रुक गया, जो जहाँ से मुझे सैलरी मिला करती थी, तो मेरा दिल तो पढ़ाने के लिए, मैं तो हैप्पीनेस समझता हूँ एजुकेशन को कि इट्स अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको उसमें से खुशी ना खुशी मिल ही जाती है अगर आपका दिल जो है वो पढ़ाई को मानता है। अगर आप पढ़ाई से भागे हुए हैं तो आप, मेरा ख्याल है, जिंदगी से ही भागे हुए हैं। ठीक है। हाँ, अगर आप पढ़ाई को पसंद करते हैं तो आप कुछ भी पढ़ें, रिसाला पढ़ लें, आपको हैप्पीनेस देती है, कोर्स पढ़ लीजिए अपना। तो मेरा तो यही है, पढ़ने पढ़ाने से मुझे खुशी मिलती है। म्यूज़िक इज़ माई सेकंड चॉइस। मैं अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए म्यूज़िक सुनता हूँ और बहुत सुनता हूँ। और सर आज आपको और भी खुशी मिलेगी क्योंकि उसामा हमारे साथ मौजूद है। लाइव आप कुछ भी सुनेंगे तो आपको और हैप्पीनेस मिलेगी। यस, इनकी आवाज में अभी बैठा हुआ था यहाँ पर, मैं देख रहा था कि मुझे एक सुरीला दोस्त मिल गया है। क्या बात जिसको आसानी से इनवाइट किया जा सकता है। मतलब ये बड़े लेवल के उस नुसरत फतेह अली या राहत फतेह अली लेवल पे नहीं है कि उन्हें कांटेक्ट ही नहीं किया जा सकता। इनसे दरख्वास्त करेंगे, फिर इन्हें ले जाएंगे, इन्हें सुनेंगे लॉरेंस गार्डन में आराम से बैठ के दोस्तों के साथ। क्या बात है। शाम अच्छी लगेगी, चाय के एक कप के साथ। और नहीं, चाय का कप नहीं, वो तो किसी ने पिलाना होगा तो पिला देगा। अच्छा, इस चीज की आप वादा नहीं कर रहे? चाय के कप, चाय तो मैंने पीनी होती है। शर्त लगा के जीत लेते हैं और फिर पीनी होती है वो तो। ठीक हो गया। सर जैसे बच्चों का जिक्र करें, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो लॉकडाउन में जिनके पेरेंट्स अर्न कर रहे थे, जो डेली वेजेस पे काम कर रहे थे, वो भी नजर आए। लेकिन बहुत से लोगों ने राशन में बड़ा फोकस किया, लेकिन बच्चों की तालीम पे या उनकी मेडिसिन पे, जो घर में बुजुर्ग भी होते हैं, उन पे इतना फोकस करते नजर नहीं आए लोग। कोई बात नहीं है, हमारा मुल्क जो है वो भी बाकी मुल्कों के साथ फंस गया है इन हालात में। ये कुदरत की तरफ से एक आफत थी, इसको ब्रेवली हैंडल करें। अपनी अवेयरनेस जितनी आप दे सकते हैं दीजिए लोगों को। लोगों के साथ जिस लेवल के ऊपर आप गुडनेस शेयर कर सकते हैं करें, और आप क्या कर सकते हैं। हम तो दुआ वगैरह भी अलग तरह से करते हैं जी। ठीक है, बाकी जो दुआएं हो रही हैं खुदा करे कबूल हो। खाना काबा वगैरह, अल्लाह इतना नाराज़ है, किन बातों की वजह से नाराज़ है उनकी डिटेल में भी मैं नहीं जाना चाहता। इन टोटल ही नाराज़ है, तमाम मज़ाहिब से नाराज़ है, किसी की कबूल नहीं कर रहा। कोरोना बढ़ता जा रहा है, डेथ्स बढ़ती जा रही हैं, क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, बिजनेस डे बाय डे, लॉकडाउन्स होते। ये लॉकडाउन जो है, जो कुछ लोगों को लॉजिकल लग रहा है, कुछ लोगों को इलॉजिकल लग रहा है। ठीक है, इसके ऊपर भी बहस में टाइम हम ज़ाया नहीं कर सकते, क्योंकि हम पकड़े हुए लोग हैं। हम लोग, हमें बंद कर दिया गया सारी दुनिया को, अल्लाह ने पकड़ा हुआ है। ये कोई प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पे नहीं हो रहा लॉकडाउन, ये अल्लाह ने पकड़ा हुआ है हम सबको, पूरी दुनिया को इन टोटल। कब माफ़ी मिलती है, कैसे माफ़ी मिलती है, वैक्सीन जो है वो कब तैयार होती है, कब वो एक आम आदमी की पहुंच तक आती है। फिलहाल तो आप लोग अपने मुल्क का हाल अंदर से देख ही रहे हैं कि आपको दवाइयाँ जो इससे रिलेटेड थी, वो जो ड्रग स्टोर्स वाले थे उन्होंने किस हद तक महंगी की हैं। आप लोगों के पास सारी रिपोर्ट्स हैं, 5-5 हज़ार की चीज़ 50-50 हज़ार में बिक रही है। तो जब इस किस्म के सेल्फिश एटीट्यूड के साथ एक कौम जिंदा हो, उसका जिंदा होना मरना एक सही मेरी नज़र में तो है कि अगर आपके पास कुछ देने के लिए है और अगला उसकी कीमत लेके भी दुकान पे पहुंच गया है, तो आपने उसको 5 गुना बढ़ा के बता दी है कीमत जी, तो ये ज्यादा चांसेस गरक मरक होने के हैं इस किस्म की हरकतें। ये सिचुएशन में सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं हम लोग। नहीं, दुआ वगैरह, दुआएं अगर कबूल होने लगती अल्लाह मियाँ, तो मैं तो बहुत ही मज़े में होता, दुआएं कबूल होने लगती। और अगर बददुआएं कबूल होने लगती तो बहुत सारी हुकूमतें उलट जाती। अल्लाह मियाँ से हमारी मुलाकात सिर्फ संडे वाले दिन क़यामत होगी, छुट्टी का दिन होगा, उस दिन होगी। उससे पहले अल्लाह मियाँ ने हमें अक्ल दे के उतार दिया हुआ है। और इस माशरे में जहाँ औरत को पैदाइशी तौर के ऊपर कम अक्ल करार दे के उसको बड़ा किया गया हो, वैसे ही अब तो घिन आने लगती है इस सोच से। दुनिया में औरतें
प्राइम मिनिस्टर्स बन रही हैं, लीड कर रही हैं। सर हमारे यहाँ भी तो हर डिपार्टमेंट में खवातीन हैं, काम कर रही हैं। क्या करने दें उनको काम। देखना ये है कि क्या उनको ज़हनी तौर पे आज़ाद किया मर्द ने या नहीं किया। नहीं किया। आपके यहाँ 90-95% में अगर 1-2-3% औरत निकल के बड़ी मुश्किल से काट कूट के अपना रास्ता बना के ठाए ठाए करती हुई बॉडीगार्ड्स के साथ काम कर रही है तो वेल एंड गुड। क्या उसको रिस्पेक्ट मिल रही है? क्या वो सेफ है? क्या हम अपनी बेटियों को आसानी से यूँ करके इस माशरे में छोड़ सकते हैं? क्या ऐसी कोई कानून साजी हुई? कभी भी नहीं हुई। वही बेकार कानून साजियाँ फजूल किस्म की। जी तो चलें कोई आप इनको टाइम दीजिए, इनसे बात कीजिए। ठीक हो कोई गीत गया। ज़हनी तौर पे अगर आपने बात की है कि आज़ाद किया या नहीं किया, ये एक सवाल है, लेकिन हमारे साथ निदा भी मौजूद है। निदा ने बच्चों की बारे में बात कर रहे थे कि बच्चों की तरबियत कौन सी एज में की जा सकती है और पेरेंट्स का क्या अहम रोल हो सकता है। तो निदा मैं चाहूँगी आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा, पेरेंट्स किस तरह से टाइम दे सकते हैं बच्चों को और किस तरह से अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बात कर रहे थे सिंपैथी और एम्पैथी के जी बारे में। बिल्कुल ठीक है, और मैंने उसका जो डिफरेंस है वो आपके साथ डिस्कस किया। हाँ कि जी। ये बेसिकली डिफरेंस है जी। जो मैं आपके साथ एक रिसर्च जो है वो शेयर करना चाहूँगी। प्लीज प्लीज। ऑल ओवर द वर्ल्ड हुई थी और उसमें जो है बेसिकली वो ये चेक करना चाह रहे थे कि जो आपकी कंट्रीज हैं उसमें से जो हैप्पीएस्ट कंट्रीज हैं, मतलब एटीट्यूड वाइज ना, वो कौन से लोग हैं। तो उसमें 3rd नंबर पे डेनमार्क जो है वो आई थी। दिस इज जस्ट द रिसर्च, इसमें मेरी राय नहीं है। डेनमार्क जो है वो 3रे नंबर पे था। और वो क्यों था, और जब उन्होंने उसके अंदर भी जब चेक किया है, वहाँ पे उन्होंने ये देखा है कि जब वो अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं, जी, जो उसमें एम्पैथी है उसको उन्होंने एक सब्जेक्ट कंपल्सरी बनाया हुआ है अपने बच्चों के लिए। ठीक है, फ्रॉम द एज 5 till 16। ठीक है, अब उसमें जिस तरह आपने बाकी सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, वहाँ पे क्लासेस होती हैं। ठीक है, और उसमें होता क्या है कि जो आपका टीचर है वो जाता है क्लास में, जाता है जी, और वो जाके उनको ये कहता है कि ओके फाइन, अब अगर हम सारे बैठे हैं, मैं अगर एक प्रॉब्लम में हूँ तो मैं अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करूँगी। ठीक है, और उसमें जो मेरे साथ फेलोज बैठे हैं ना, वो अपने आप को उस सिचुएशन में रखेंगे। ठीक है, और मुझे सजेस्ट करेंगे यानी कि सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कि क्या करना चाहिए। ठीक है, और फिर वो रिजल्ट्स देखते हैं। मतलब कि बेसिकली वो इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि आपने अपने आप को दूसरे के शू में डालना है और चेक करना है, और उसके उनके पास बहुत पॉजिटिव आउटकम्स है। जबरदस्त। ये उन्होंने 16 ईयर्स तक कंपल्सरी रखा हुआ है। तो उन्होंने जो बेसिकली जो कंक्लूजन है वो यही ड्रॉ किया था कि जब आप ये चीज़ प्रैक्टिस कराएंगे, आपकी कोशिश ही है ना जी, आपने कोशिश करनी है कि किस तरह आप अपने माशरे को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके बहुत पॉजिटिव आउटकम्स है। तो उसमें भी फिर अब आपका जो पेरेंट भी है उसको भी इन चीज़ों का ख्याल रखना है। मुझे नहीं पता कि अभी हम लोग अपने एजुकेशनल जो हमारा सिस्टम है, हम उसमें इस चीज़ की कंपल्सन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन मैं मैसेज देना चाहूँगी कि ऐसा होना चाहिए। एक तो स्कूल्स के अंदर जो है साइकोलॉजिस्ट लाजमी होना चाहिए, मतलब कि उनकी काउंसलिंग कर सके। ये सब प्रॉब्लम तब आती है, एक तो जब छोटा बच्चा होता है ना, जिससे मैंने आपसे पहले बात की कि वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा बच्चा जो है उसको सिखाना आसान है, बिल्कुल, और जो सिखाएंगे उसको याद रह जाएगा, उसको याद रह जाएगा। लेकिन उसमें अब ये नहीं है कि उसको ये, अगर मैं उसको हर टाइम डिक्टेट करती रहूं, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, नहीं, वो पेस्ट ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल, मैं रोल मॉडल हूँ उस बच्चे के लिए। ठीक है, और जिस तरह अगर मैं उसकी एग्जांपल आपको ये दे सकती हूँ कि मैं, अगर मेरे पास मेरी नीस आई है, वो मुझे अपनी अगर आज के बात सुना रही है कि मेरे स्कूल में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, मैं अगर उसको वहीं पे काट दूंगी ना, अच्छा ओके फाइन, मुझे पता लग गया आपने क्या कहा है, वहाँ से क्या डेवलप होगा? वो अच्छी लिसनर कभी नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसको पता है कि जिसको वो जाके जिसके साथ शेयरिंग कर रही है, अपनी मदर के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, या खाला के साथ, जिसके साथ भी, तो वो उसके केस में उसको अच्छे लिसनर नहीं मिल रहे। वो कभी भी बड़े होके जो है अच्छे लिसनर नहीं बनेंगे। हमारे में होता है नॉर्मल, हम बच्चों को नहीं सुनते, हम अच्छे लिसनर नहीं है। हाँ, अच्छे लिसनर नहीं है। या अगर वो बात सुना रहा होता है ना, उसके बाद अच्छा चलो चलो ठीक है, अच्छा अब आपका टाइम है, आप जो हो ना जाके अपने कपड़े चेंज करो, या ये करो, या सो जाओ, या कुछ भी, या सो जाओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपसे जिस तरह बात की है मॉडलिंग की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू के ईयर्स में तो आप इस तरह कर लोगे, प्रॉब्लम तब आती है जब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। जी, जिस तरह
14 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, 16 साल, बच्चे अब जो है वो मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। उसमें फिर ये है कि आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ पे वो खुद जाए। बिल्कुल। जिस तरह मैं आपको ये कह सकती हूँ कि जो हमारे इदारे हैं जो यतीमों के लिए होते हैं या कुछ होते हैं, मैं अगर मैंने किसी को ये चीज़ सिखानी है ना, मैं अपने क्लाइंट को उधर भेजूंगी जी। मैं उसको एक कमरे में बैठ के ये नहीं सिखा सकती कि तुमने इसके साथ ऐसे सलूक करना है, ऐसे सलूक प्रैक्टिकल उसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना, मैं उसको इंश्योर करूंगी। बिल्कुल। और उसको जाकर उससे कहूंगी कि तुम वहां जाओ, वहां बैठो, कहीं ना कहीं वो जो है जो आप रियलाइज करना शुरू करते हो ना, वो करना शुरू कर देते हो। लेकिन निदा, इसके लिए पहले आपके पेरेंट्स की काउंसलिंग करना भी जरूरी है। उनको भी प्रॉपर ट्रेन करना पड़ेगा कि आपने अपने बच्चों के साथ बिहेव कैसा करना है। जैसे आपने एक छोटी सी बात है कि जो नॉर्मल हमारे घरों में होती है, हम बच्चों को नहीं सुनते, कहीं ना कहीं हम जितना भी कह लें, लेकिन कहीं ऐसा होता है कि आप थके होते हैं या आप जॉब से आए होते हैं, आपके फादर या मदर, तो वो लोग नहीं उतना सुनते कि ओके बेटा मैं आपसे बाद में बात करूंगी, तो हम उनको टॉक देते हैं और उनकी वो बात वहीं रह जाती है। और लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि 90% लोग जो पेरेंट्स है ना, उनको ये पता भी नहीं होगा कि मेरा बच्चा जो है ना, इसकी वजह से बड़ा होकर अच्छा लिसनर नहीं बन सकता। जिस तरह अब लड़कियां हैं, मतलब लड़कियों की शादियां होनी होती हैं, उनके अंदर ये चीज़ आनी होती है कि उनको एक अच्छा लिसनर बनना चाहिए। अगर एक किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, मे बी कल को वो जब उसकी शादी हो, वो एज इन वाइफ अच्छी लिसनर ना बने, बिल्कुल, उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। फिर हम कहते हैं कि शादियां सक्सेसफुल नहीं रहती हैं जी। तो जो रूट कॉज है ना, उसका मिलना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे निदा कह रही है कि बच्चों की ट्रेनिंग या बच्चों को सुनना चाहिए, वो जो भी बात। ऑफ कोर्स यू आर राइट, बच्चों को भी सुनना चाहिए, बूढ़ों को भी, जवानों को भी, हर एक को सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने के लिए हमारे पास टाइम बहुत है आजकल। सबको हमें सुनना चाहिए, रेडियो, म्यूज़िक वगैरह, जो सुनने वाली चीज़ें सब सुननी चाहिए। अच्छी बुरी बातें जो कोई कह रहा है वो सब सुन लेनी चाहिए। अमल आपको एजुकेशन करवाती है, अमल आपको नज़रिया करवाता है। जब तक आप नज़रियाती तौर पे कौम नहीं बनेंगे, आप सुनते रहेंगे, एक कान से सुनते रहेंगे, दूसरे से निकालते रहेंगे, मज़े से ज़िंदगी गुजरती रहेगी। बच्चे भी बेवकूफ़ों की तरह सड़क पे मोटरसाइकिलें उछालते रहेंगे, क्योंकि वो भी एक कान से सुनने और दूसरे से निकलने की। जब आप एक नज़रियाती तौर पे कौम बनेंगे और आपको आज़ादी मिलेगी, 72 साल के आप कैदी हैं, 3 नस्लें आपकी कैद हैं, ज़ुबान आप खोल नहीं सकते, 2 मिनट में आपको उठा के ले जाते हैं। कल बहुत बड़ा एंकर जो था जी, वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर मोईद पीरज़ादा साहब, वो अपना पूरे खौफ का इजहार कर रहे थे। तो जिस सोसाइटी में इस तरह के लोग रह रहे हों, हाँ जी, तो बस ठीक है, ठीक हो गया, मजा है। उसामा क्या कहना चाहेंगे? हम बच्चों की भी बात करें साथ साथ। उसामा, आपको तो अच्छे लिसनर मिले होंगे, क्योंकि म्यूजिक की बात करूंगा। देखें, आर्ट एक जिंदगी का हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि जिंदगी भी एक आर्ट है, जिंदगी ही एक आर्ट का नाम है। बिल्कुल। आजकल मैं म्यूजिक के हवाले से इसको लेकर चलना चाहूंगा कि आजकल हम बच्चों को देखते हैं कि उनमें ना कोई भी आर्ट करने का एक जज्बा होता है, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो कोई आर्ट हो, फाइन आर्ट हो, किसी भी चीज। अब वालिदैन कहते हैं बेटा अभी नहीं करना, बाद में कर लेना। हाँ। अब बच्चा नर्सरी कर जाता है, नहीं बेटा बाद में कर लेना, प्रेप भी हो जाती है, हाँ, बाद में कर लेना जी, 1/5 भी हो जाती है, फिर मैट्रिक हो जाता है, बेटा बाद में कर लेना, बाद में। हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद मैट्रिक हो जाता है, इंटर हो जाती है, BA, फिर वो स्टेजेस क्रॉस करता जाता है, फिर भी उसे कहते हैं बाद में कर लेना। हाँ, फिर शादी हो जाती है, बंदा वैसे ही रह जाता है। तो मैं यही बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो शादी भी एक ट्रेजेडी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अच्छा। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि वो आर्ट को भी साथ लेकर चलें और शादी ना करें। जो आर्ट है, चले अंकल कह रहे हैं कि शादी ना करें, आपने कहा फंस जाता है, तो मैंने कहा एक चीज से तो बचा लें। तो उनको चाहिए कि ना साथ वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को इस तरह से तरबियत करें कि वो आर्ट को भी उनकी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, कि जिससे उनकी बहुत ज्यादा ग्रूमिंग होती है आर्ट से करना चाहते हैं। बिल्कुल उनको, और इस तरह से तरबियत करें कि बच्चे अपनी स्टडी को भी टाइम दें और अपने आर्ट को भी टाइम दें, तो बाद में कुछ भी नहीं होता, हर चीज साथ साथ होती है। मैं ये समझता हूं। मैं इसमें ये जरूर ऐड करना चाहूंगी कि इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि पेरेंट को ये सिर्फ समझने की ज़रूरत होती है कि आपका बच्चा लाजमी नहीं है कि आपने उसको यही कहना है कि नहीं तुमने डॉक्टर बनना है, नहीं तुमने इंजीनियर बनना है,
नहीं तुम ये बनोगे। I mean, आप उसकी पोटेंशियल को जाने जी, उसके अंदर पोटेंशियल क्या है। और अगर जो आर्ट है, जिस तरह अगर उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, हाँ जी, तो उसको शुरू में आप डिस्करेज नहीं करें जी, लेट इट बी। और जो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि आप एक इंसान की पोटेंशियल को जाने। जी, डिफरेंसेस के साथ अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है। तो आप जब, और जिन फैमिलीज में आप लोग मतलब पेरेंट अपने बच्चों की उस पोटेंशियल को जान लेते हैं, वो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं। और प्लीज मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज मतलब स्टिग्मा, इसको समझना छोड़ दें कि अगर मेरा बच्चा जो है वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन साबित हो रहा है तो मेरे लिए ये उतने ही प्राउड की बात है अगर मेरा बच्चा डॉक्टर होता। बिल्कुल, ये एक डिफरेंस है जिसको समझना बहुत जरूरी है, पोटेंशियल को जानना। कि बच्चा जो करना चाहता है वो ज्यादा अच्छा म्यूजिशियन बन सकता है। हो सकता है कि वो आपके कहने पे ये प्रेशर शायद वो डॉक्टर ना बन सके, लेकिन उतना अच्छा ना बन पाए जितना उसको। और खाली म्यूजिशियन नहीं, कुछ भी कोई भी, लेकिन सिर्फ एक वो जो वेल नोन प्रोफेशंस हैं, अगर उसमें वो नहीं जाना चाह रहा तो ना जाए। बिल्कुल। निदा, मैं ये भी पूछना चाहूंगी, जैसे आप डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीजों का जिक्र कर रहे थे कि और बच्चों में ज्यादा होना शुरू हो जाती है जब अभी जो कि सूरत हाल है, बच्चे घरों में है, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस ही ले रहे हैं ना, इस तरह से आप घूमने फिरने नहीं जा रहे, इस तरह से कुछ लोग डरे हुए वो नहीं जा रहे बीबी मॉल्स, बेशक शॉपिंग मॉल्स ओपन हो गए हैं। तो आपने कुछ दिनों में देखा होगा, हमारे सोशल मीडिया पे भी दिखाया जा रहा था, बहुत से बच्चे सुसाइड की तरफ आ रहे हैं। ये पबजी को भी शायद इसी वजह से बैन किया गया। ऐसी क्या सिचुएशन आती है कि जब आप इतना बड़ा डिसीजन ले लेते हैं, वैसे ही आपके पास डिसीजन लेने की पावर नहीं होती, हम अक्सर कहते हैं कि जी आप डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन इतना क्या होता है, क्या पेरेंट्स की क्यों इतनी दोस्तियां नहीं होती? मैं चाहूंगी इस बारे में भी बात करें। देखिए, जो आपका सुसाइड है ना, एक तो आपकी अर्ली एज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ये गेम्स का ट्रेंड चला है, बेसिकली ना बच्चे के अंदर आपके माइंड के अंदर ना कुछ ऑब्सेशंस जो हैं वो चल रहे होते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैंने आपसे जिस तरह गुस्से की बात की थी, ठीक है, एग्रेसिव होना, ये सब होना जी, जो ऑब्सेशन होता है ना, उसके रिएक्शन में आप कुछ ऐसे आपका रिएक्शन होता है जी उस ऑब्सेशन को पूरा करने के लिए। ठीक है, आपका ऑब्सेशन आपकी जो एक्ट्स है ना उसके साथ लिंक्ड है। बिल्कुल, ठीक है। मतलब जिस तरह मैं इसकी एग्जांपल दे सकती हूँ कि अगर किसी के माइंड में ये सोच आ जाती है ना कि अगर किसी का कोई मर्डर से लिंक्ड है, कुछ भी इस तरह की अगर सोच आ जाती है, वो ये उसके ऑब्सेशन है, उसके माइंड में आ गया। ठीक है, अब उसके रिएक्शन में वो क्या करता है, वो समझता है या वो अपने बार बार हाथ धोता है। बिल्कुल, मर्डर की अगर सोच है कि नहीं मेरे हाथ पे खून है, मेरे हाथ पे खून है, बेसिकली आपकी सोच आपके माइंड में चल रही होती है। बिल्कुल, यही बात है। अब जिस तरह आजकल अगर बच्चे ज्यादा ना एग्रेसिव हो रहे हैं, बिल्कुल, वो एग्रेशन जब आपकी एक एक्सट्रीम को पार करता है, उसके कंपल्शन में आप कुछ ऐसा एक्ट करते हो। वो जो गेम की भी जो आप बात कर रही थी, वो यही था। उसमें क्या था कि आपके 10 लोग भी 20 लोग भी एक टाइम पे ऑनलाइन थे और उसमें बस आप अपना निकाल रहे हो, मारना है, और एक चीज चल रही है, वो चीज चल रही है। और जब अगर पेरेंट ने जबरदस्ती उससे वो चीज ली भी है ना, अगर उसकी सोच जो उसके माइंड में है, उसका कैथारसिस बहुत जरूरी है, वो नहीं हो रहा और वो नहीं होता तो बच्चे जो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, वो सुसाइड कहीं ना कहीं ये रीजन बन जाती है। और बेसिकली आपके माइंड में एक सोच ऑब्सेशन बन जाती है। अच्छा निदा, आपने देखा होगा उस गेम की वजह से हमारी फैमिलीज में से बहुत से लोग थे जो ये गेम खेल रहे थे और इतने एडिक्टेड थे कि वो अगर 4, 5, 10 घंटे बैठे तो वो फिर बैठे हुए उठ नहीं रहे। आपकी ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन हो रही होती है जी, मतलब जो चीज आपके बेसिकली आपका माइंड जो है ना उसकी सारी गेम है। साइकोलॉजी क्या है, साइंस है ना, आपके माइंड की साइंस। बिल्कुल, ठीक है। अब उसमें आपका रवैया बनता ही वैसे है। ठीक है, जो चीज आपके दिमाग में चल रही होती है, बिल्कुल, कॉग्निशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल, उसी वजह से आपके रवैये बनते हैं जी। अब जैसे जैसे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती रह रही, आपको प्लेजर मिलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, मेरी वो चीज पूरी हो रही है। जिस तरह अगर एक इंसान को बहुत शॉपिंग का शौक है, वो घंटे गुजार सकता है उसके, बिल्कुल बोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी सेटिस्फेक्शन होती जा रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया। नहीं था, इस बारे में मजीद भी बात करेंगे। अभी उसामा से कुछ सुन लेते हैं। उसामा, आपके एक बड़े मजे के टप्पे से हैं जो लास्ट टाइम आपने गिटार पे सुनाए, तो मैं चाहूंगी आप हारमोनियम पे भी श्योर सुनाए। क्या ख्याल है सर? चीज हारमोनियम और तबले के साथ जो है वो खूबसूरती पैदा करती है। संग
ख्वाहिश है अब तो उन्हें देख के ही रहना, जुगनू या सितारा था, जुगनू या सितारा था, जुगनू या सितारा था, तेरे बाम पे जो चमका वही नाम हमारा था, तेरे बाम पे जो चमका वही नाम हमारा था। दरियाओं के धारे हैं, दरियाओं के धारे हैं, दरियाओं के धारे हैं, मानो या ना मानो हम दिल से तुम्हारे हैं, मानो या ना मानो हम दिल से तुम्हारे हैं। कोठे उतरा माया, कोठे उतरा माया, कोठे उतरा माया, चन पावे चढ़े धरवे सानू तेरी लो माया, चन पावे चढ़े धरवे सानू तेरी लो माया, चिट्टा सूट न पाया ते, चिट्टा सूट न पाया ते, चिट्टा सूट न पाया ते, काला सूट न पाया ते, नजर ना लग जावे करो बार ना जाया करे, नजर ना लग जावे करो बार ना जाया करे। अब जो उर्दू का शायर है वो महबूब की बात करता है, उसकी आंखों की बात करता है, लेकिन जो पंजाबी का शायर है मुर्गे की बात करेगा। चिट्टा कुकड़े बने रे, चिट्टा कुकड़े, मैं आप मेरे साथ गाएं, यस, चिट्टा, ये भी एजाज हम ही लोगों को मिलता है। चिट्टा कुकड़े बने रे, चिट्टा कुकड़े बने रे, चिट्टा कुकड़े बने रे, काश दुपट्टे वाले मुंडा सदके तेरे थे, काश दुपट्टे वाले मुंडा सदके तेरे थे, किसे नहीं दोहराते, किसे नहीं दोहराते, किसे नहीं दोहराते, जो लम्हे गुजर जाए वो फिर से नहीं आते, जो लम्हे गुजर जाए वो फिर से नहीं आते, उन संग जुड़े नैना, तुम संग जुड़े नैना, उन संग जुड़े नैना, ख्वाहिश है अब तो उन्हें देख के ही रहना, ख्वाहिश है अब तो उन्हें देख के ही रहना, आलू मटर पकाए हुए ने, 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 साढ़े
साडे नालों बड़े चंगे जेड़े सीने नाल लाए होए हैं चिट्टा कुकड़े बधेरे चिट्टा कुकड़े बधेरे काश दुपट्टे वाली है मुंडा सदके तेरे काश दुपट्टे वाली है मुंडा सदके तेरे मुंडा सदके तेरे मुंडा सदके मजे के टप्पे सुनाए और हमें मेहंदी का फंक्शन भी याद आ रहा था। ऐसे ही ना आपको बेशक गाना आए ना आए, ये जो चिट्टा कुकड़ ना ये सबको चले इसी बहाने मेहंदी फंक्शन भी कवर हो गया। मेहंदी का फंक्शन। सर क्या कहेंगे, एक जबरदस्त हमारा कल्चर है ढोलक पे खवातीन का ये गाने गाना। अब तो हमारे सिंगर भी इसको गा रहे हैं और बड़े हिट जा रहे हैं, टप्पे शप्पे गा रहे हैं आजकल। मैं तो इतना इन टच नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि व्हेन आई वाज यंग तो ये बड़ा पॉपुलर था, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा खूबसूरत तमाम मेहंदियों पे, तमाम घर के फंक्शंस में और कॉलेजेस में भी अमूमन चलता होता था। और ये किस तरह की एक रिवायत चली आ रही है जो अब ये भी गा रहे हैं, अगली नस्ल भी इंजॉय कर रही है। ये कल्चर होता है जो कि सीना बसीना चला आ रहा होता है, इसकी खूबसूरती हमेशा देर तक कायम रहती है। बिल्कुल बिल्कुल जो कल्चर है आई थिंक सो। उसामा ने कैसे गाया? उसामा ने अच्छा गाया, लेकिन मैंने इनसे बहुत अच्छे लोगों को सुना हुआ है। क्या बात है सर, मेहदी हसन खान साहब क्या मैंने सुना हुआ है बहुत अच्छे लोगों से गीत और गजल। मैंने बहरहाल मैं आपकी आवाज को बहुत पसंद किया, बहुत शुक्रिया, और बहुत प्यारी सुरीली आवाज है, लेकिन मैंने बहुत अच्छे लोगों को बिल्कुल हर शख्स से एक शख्स एक सुर की दुनिया के आप ढूंढने को सुर की दुनिया के बेताज लोग जो थे पाकिस्तान के, उनको सामने बिल्कुल ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। बहुत से लोग ऐसे मुझे मिलते हैं। फरीदा खानम को और इकबाल बानो को हमने वापडा ऑडिटोरियम, अब यहाँ पर पत्थर लगे हुए हैं, सलाखें हैं, कोई आ नहीं जा सकता। 80s से पहले वहाँ सैलूज रेस्टोरेंट होता था, उसमें से गुजर के पीछे दरवाजे से एक ऑडिटोरियम था लाहौर का, बहुत ही खूबसूरत ऑडिटोरियम जी। वहाँ पर हमने फरीदा खानम को, मानत अली खान को और इन लोगों को सुना हुआ है। देखिए हम बड़ा मजा लिया हुआ है। ये जो जो हमारे पाकिस्तान के नामवर फनकार हैं, इनको हम फॉलो करते हैं, इनको हम अपने से कंपेयर नहीं कर सकते। थोड़ी सी चीज है वो समझिए गुड़ती है, इन लोगों का जो म्यूजिक है वो गुड़ती है, हम वहाँ से थोड़ा सा म्यूजिक दुनिया में जो भी बड़ा आदमी आया है उसको बड़ा आदमी लोग बनाते हैं। बिल्कुल वो अपना काम रखता है सामने, और फाइनली अगर वो लोगों के अंदर उतर जाता है काम, तो उस आदमी का या उस औरत का नाम लिया जाता है, इतना नाम लिया जाता है कि वो फिर बहुत बुलंद हो जाता है। लेकिन लोग ही बड़ा बनाते हैं। आपने अपना काम सबने उठा के रख दिया, अब लोगों को अगर पसंद आ गया वो आपको बड़ा बना देंगे। वरना गाना तो उस वक्त से चला आ रहा है, जन्नत से गाते हुए निकले थे मेरा ख्याल दोनों, आदम और हवा हाथ पकड़ के। सही हो गया, बड़ा पुराना चला आ रहा है। क्या युषा से भी बात करेंगे। युषा, कितना टाइम हो गया आपको तबला प्ले करते हुए? मैं बचपन से बजा रहा हूँ। घर में कोई और भी है बाबा, ये किसी से सीखा है या बस शौक था इसलिए आपने सीखा इसको? पूरी फैमिली गाती बजाती है। क्या बात, जबरदस्त, पूरी फैमिली में। तो आपने किससे सीखा? मैंने अपने चाचू से सीखा। ठीक हो गया, तो वो भी तबला प्ले करते हैं? जी वो भी करते हैं, और वालिद साहब गाते हैं। वालिद साहब गाते, तो आप गाने की तरफ क्यों नहीं आए? वैसे ज्यादा मुश्किल काम है। वो दूसरा भाई है छोटा मेरा, वो गा रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये अच्छा, तबला प्ले करना मुश्किल काम है? इसकी भी प्रैक्टिस होती है जैसे उसामा जिक्र कर रहा था? इसकी भी थ्योरी होती है सारी। ठीक हो गया। इसकी भी ये जो तबला है, ये देखें, अब ये हारमोनियम है जी, ये कोई भी बच्चा है ये सुर बजा सकता है, वो वैसे भी बेसुरा भी बजाए तो बजा सकता है। अब जो तबला है ये सब साजों से सबसे ज्यादा मुश्किल तबला है जी, क्योंकि इसके अंदर जो सुर है वो जब तक आपके हाथ से नहीं निकलेंगे ना, तब तक वो तबला प्ले नहीं हो सकता। बिल्कुल, क्योंकि ये सबसे बेसिक, ये हजरत अमीर खुसरो की इजाद है।
तो ये बहुत मुश्किल साज है मैं समझता हूँ, और ये रिदम जिस चीज़ में ना हो। और क्लासिकल डांस इसके साथ बड़ा एक ज़बरदस्त इनका कॉम्बिनेशन है, जैसे जैसे आप बजाते हैं और उसी तरह से बिल्कुल, वो डांस किया जाता है। प्ले कर लेते हैं आप वो वाला तबला भी, या वो डिफरेंट है? जी जरा क्लासिकल थोड़ा सा आप सुनाएंगे? हाँ प्लीज सुनाएं जरा, धा दिन ना दिन कुछ। जिसमें जो आर्ट है मेरे ख्याल उसी को कंटिन्यू रखना चाहिए ताकि आप मुतमईन रहें और खुश रहें, हैप्पी रहें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। अनीता, जैसे आप जिक्र कर रही थी स्कूल में काउंसलर का होना बड़ा ज़रूरी है। मेरा ख्याल है एक टीचर भी आपका काउंसलर होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा बेहतर पता होता है कि क्लास में जो बच्चा खामोश है वो क्यों खामोश है, वो ज़्यादा हंस रहा है तो वो क्यों कर रहा है, शरारतें कर रहा है तो क्यों कर रहा है। टीचर एक अच्छा, लेकिन मैं ये नहीं समझती कि टीचर एक अच्छा काउंसलर भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपका अगर हर इंसान के अंदर पहले से ये सारी चीज़ें मौजूद हों तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर नफ्सियात जो है उसको जानना, उसकी डिटेल्स में जानना वो फिर ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आपको जो मैंने शुरू में बात की थी ना आपसे जजमेंटल होने की, टीचर्स जो हैं वो हो जाती हैं। बिल्कुल। क्या होता है, अगर तुमने तो करना ही ऐसे है, तुम तो बहुत शरारती हो, हाँ तुम्हारी तो अप्रोच ही यही रहनी है। वो उनको वहाँ पे वो जो डिफरेंसेस है वो ये समझ नहीं आ रहा होता कि उनका जो एक कमेंट है वो कितना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। एक चीज़ जो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इंसान की नेचर है कि वो किसी की कही भी जो बात है ना, वो वर्ड्स वो भूल सकता है कुछ टाइम के बाद, लेकिन जिस तरीके से उसने उसको कही है ना वो तरीका वो नहीं भूल पाता, कभी भी नहीं भूलता, नेवर। आपकी एसोसिएशंस हो जाती हैं जी। आपका डिसऑर्डर भी वो किस तरह बनता है, बेसिकली आपकी एक इवेंट के साथ आपकी कंडीशनिंग होती है, ये थेरीज है, एसोसिएशंस हो जाती हैं। और वैसा ही अगर कोई इवेंट वापस आता ना, अगर आपको जिंदगी में दोबारा देखना पड़ता है, अभी कोई कुछ नहीं भी कह रहा होता, आपको आपका रिएक्शन नेचुरली आप वही करते हो उस सिचुएशन में। तो ये टीचर जो है, मैं ये भी नहीं कह रही कि हर टीचर जो है इस तरह का होता है, लेकिन मैंने ओवरऑल बात करें प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों की, कि ये लाजमी नहीं है कि वो एक अच्छा काउंसलर भी हो। ठीक हो गया, डिफरेंसेस का जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सर आप लिखते भी हैं माशाल्लाह से, काफी ज्यादा नज़में भी लिखी हैं, तो कुछ लिखा भी आपने, कुछ नया लिखा, कुछ सुनाएंगे आप हमें? जी, मुझे मोहब्बत की फीलिंग्स हो रही हैं कि मोहब्बत भी दुनिया में है जी, फीलिंग्स हो रही थी। तो मैंने एक दोस्त को कहा कि यार फीलिंग हो रही है मोहब्बत की, तो कहता है लिखते कुछ इसके ऊपर। तो मैंने प्यार एक उन्वान रख लिया एक नज़म का, और लॉरेंस में बैठे हुए मैंने वो नज़म लिख दी। ये 2-3 रोज पहले की बात है, इजाज़त हो तो प्लीज। है काश तेरे दिल ने भी प्यार किया होता, है प्यार क्या इस लफ्ज पे इसरार किया होता, है काश तेरे दिल ने भी प्यार किया होता, है प्यार क्या इस लफ्ज पे इसरार किया होता, मैं तुझको बताता कि ये लफ्ज नहीं है, दिले गुदाज के लिए ये हर्फ नहीं है, रंगों का एक काफिला होता है इसके साथ, क्या बात। मोहब्बत का लिए रंग तो फिर इश्क की राहें, है काश तेरे दिल ने भी प्यार किया होता, है प्यार क्या इस लफ्ज पे इसरार किया होता, इससे निकलती हैं 100 दर्द की राहें, मासूम सी खामोश सी पुरसोज सदाएं, इससे निकलती हैं 100 दर्द की राहें, मासूम सी खामोश सी पुरसोज सदाएं, इस प्यार में गुर्बत की सदा सबसे बुलंद है, इस प्यार में गुर्बत की सदा सबसे बुलंद है, मजदूरों के सांग की सदा सबसे बुलंद है काश तेरे दिल ने भी प्यार किया होता, है प्यार क्या इस लफ्ज़ पे इसरार किया होता, मैं तुझको बताता कि ये लफ्ज़ नहीं है, दिले गुदाज के लिए
क्या बात ये हर्फ नहीं है। वाह वाह वाह, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, वेरी नाइस Thank सर। you, thank you, क्या बात है, thank you। आखिरकार आपने मोहब्बत पे, प्यार पे बात कर ही ली थी। जरूरी फील किया मैंने जरूरी था। जरूरी था बिल्कुल, क्योंकि लाइफ है, मोहब्बत के बगैर जिंदगी, प्यार के बगैर बिल्कुल ऐसे खोखली सी हो जाती है। ऐसे है। और इंसान को अगर प्यार ना भी मिले तो खुद बढ़ बढ़ के करते रहना चाहिए। करते रहना चाहिए, कहीं ताकि कहीं ना कहीं वापस मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा किसी ना किसी सूरत में, और उस इसलिए बस जारी रहती है कोशिश। निदा कहीं ना कहीं से पॉजिटिव रहने की बात कर रहे हैं कि आप हाँ, मोहब्बत करते रहिए, मोहब्बत को नहीं, बांटिए। पावर ही मोहब्बत है। हम जो फिलोसफर्स हैं या फिलोसफी का मैं स्टूडेंट हूँ, या मेरे जो टीचर्स हैं, मैं उनका दो का नाम भी ले देता हूँ। एजाज खाबर, ही इज टीचिंग मी, और एसोसिएट प्रोफेसर हैं, मैं उनसे लर्न कर रहा हूँ। और अब्दुल रहमान तैमूर हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से पीएचडी की हुई है उन्होंने, उनसे लर्न कर रहा हूँ। तो इन टोटल जब हम बात कर रहे होते हैं आपस में, तो नतीजा यही निकलता है कि फिलोसफर्स को हुकूमत देनी चाहिए पूरी दुनिया की। क्योंकि फिलोसफी का जो ट्रांसलेशन है, मैं आपको बता देता हूँ, इल्म में इजाफा ही कर देता हूँ थोड़ा सा, कि PHIL बनी है फिल। फिल का मतलब है यूनानी जुबान में प्यार, मोहब्बत, और सोफी का मतलब है इल्म, प्यार और मोहब्बत इल्म से। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने इसलिए फिलोसफी में MA किया था गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लाहौर से, कि वो प्यार, मोहब्बत और इल्म फैलाना चाहते थे। उन्होंने प्यार, मोहब्बत और इल्म फैलाया, एक तस्वुर दिया एक रियासत का, और उस प्यार और मोहब्बत से बनी हुई ये रियासत कायदे आज़म के हाथों में, उनके सिपाही थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इलामा मोहम्मद इकबाल के, उनकी अपनी राइटिंग मौजूद है कायदे आज़म की, कि मुझे फ़ख्र है कि मैं इलामा मोहम्मद इकबाल का एक सिपाही के तौर के ऊपर मुझे काम करने का मौका मिला। तो ये जो फिलोसफर्स हैं, ये बेकार चीजें नहीं होते हैं। आप लोग तो कभी फिलोसफर्स को बुलाते ही नहीं है, मैंने किसी प्रोग्राम में देखा ही नहीं है। कह सकते बिल्कुल, आप बैठे हुए हैं हमारे शो में, वो तो जोर कह सकते फिलोसफर नहीं सर, ये फिलोसफर्स को देखिए, अभी आपने मोहब्बत की बात की है सर, अभी भी हम मोहब्बत ही फैला रहे हैं, और आप भी बैठे हुए हैं और आप मोहब्बत की बातें भी कर रहे हैं, ऐसे ही है उसामा? गानों से भी मोहब्बत, तो गानों से भी मोहब्बत। आप तो फिलोसफर्स को समझते हैं कि ये तो बैड पीपल हैं, एक जनरल ओपिनियन जो है, किसने कह दिया है? ठीक है, ये तो मतलब छड़ी बेड पे लिटा के उसके ऊपर कंबल चढ़ा के खुद कोने में खड़े होते रहते हैं। सर जजमेंटल हो रहे हैं वो, अनिता कह रही, क्योंकि उन्होंने प्रोग्राम के स्टार्ट में कह दिया था, उन्होंने कहा था जजमेंटल नहीं होना कभी भी। नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आपका काम है एनालाइज करना, ठीक है। आपने एक स्टेटमेंट दे दी कि मैं जजमेंटल हो रहा हूँ, लेकिन मुझे तो जजमेंटल का तर्जुमा ही नहीं पता कि जजमेंटल किसको कहते हैं, ताकि मुझे समझाएं तो सही, जजमेंटल किसको कहते हैं, कहाँ हो रहा हूँ मैं जजमेंटल। अभी राय आप जो मतलब जिस तरह बात करें, तो ये जो इम्प्रेशन है ओवरऑल, मतलब ऐसा लाजमी नहीं कि ये ऐसे ही हो ना, क्या कैसी हो, फिलोसफर्स जो हैं वो उनको ऐसा समझा जाता है, ये नेगेटिव। नहीं, ये तो मैं अजरा मजाक कह रहा था, आप लोग हंसे नहीं। अच्छा ठीक हो गया, आप लोग हंसते नहीं ना, मैंने कहा चले ऐसी किसी सर ये भी बताना चाह रहे हैं कि हंसना भी जिंदगी में बहुत जरूरी है, हैप्पी रहना भी बहुत जरूरी है, मोहब्बत के साथ हैप्पी रहना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। निदा, आपने हमें पेरेंट्स के बारे में बताया और अपने स्कूल के बारे में जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि बड़ा जरूरी है काउंसलर का होना, और कुछ स्कूल वगैरह ने हाइड भी किए हुए, उनके डिपार्टमेंट का एक हिस्सा भी हैं। लेकिन आप देखते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे, तमाम बच्चे एक तरह के नहीं होते, बहुत से बच्चे खामोश भी होते हैं। अगर वो खामोश हो तो हम लोग शायद उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, जबकि उनके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। ऐसी है, तो ऐसे बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए क्लास में? इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जो एक साइकोलॉजिस्ट की, काउंसलर की, देखिए जो पहली बात यह है कि हमारा जो माशरा है ना, सोसाइटी, वो साइकोलॉजिस्ट को या साइकेट्रिस्ट को ना अच्छा नहीं समझते हैं। नहीं, मैं जजमेंटल नहीं हो रही, लोगों को यहाँ अच्छा समझा ही नहीं जाता। मैं जो हूँ इसमें अभी आपको लेट मी कंप्लीट दिस। अच्छा इन अ सेंस कि हमारे एक जो इम्प्रेशन है ओवरऑल सोसाइटी का, वो ये स्टिग्मा की तरफ जाता है। लेट्स से कि अगर हमारे कोई एक ऐसा इंसान जिसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो मैंने ऑब्सेशन कंपल्शन की बात की है, तो उसमें जो एक इम्प्रेशन ओवरऑल क्रिएट हुआ है वो ये है कि इसके साथ ना कोई और मसला है, बिल्कुल
कोई और मसला है, इसके साथ ये मसला नहीं है। और जो इंसान अगर किसी हेल्प के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास चला जाता है ना, हम उसको जो एक चीज फील करनी पड़ती है, मैं उसके बारे में कहना चाहती हूँ कि उसको ओवरऑल ये सुनना पड़ता है, आय हाय, या उसकी आगे लाइफ जो है वो इस तरह की हो जाती है, तुम साइकेट्रिस्ट के पास गए थे, तुम्हें ज़हनी मसले हैं, तुम पागल हो। नहीं है, उसको अपनी लाइफ में आगे जाने के लिए ना बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक आप लड़की क्या, एक आप लड़के की एग्जांपल लें जी। लेट्स से अगर उसकी शादी है और अगर उसके कोई इश्यूज हैं, वो अगर साइकोलॉजिस्ट के पास हेल्प लेने के लिए चला भी गया, तो जो हमारी सोसाइटी है वो एक इम्प्रेशन क्रिएट कर देती है कि ये जो इंसान है ना, इसके साथ ज़हनी मसाइल है, तो तुम तो इसके साथ लाइक दूर ही रहो। तो इस प्रोग्राम के थ्रू मैं ये चीज़ हाईलाइट करना चाहती थी कि बिफोर यू पास दीज कमेंट्स, प्लीज़ आप उस चीज़ की डेप्थ में जाएं जी। डिफरेंसेस का जानना बहुत ज़रूरी है जी। जिस तरह आपने बच्चों की बात की है कि अगर बच्चा क्वाइट हो सकता है, तो मुझे उसके साथ बैठ के उसको जानना ज़रूरी है। मैं उसके बारे में ये स्टेटमेंट नहीं पास कर सकती कि ये क्वाइट है या आगे कुछ कर नहीं सकता। मेरी स्टेटमेंट बहुत मैटर करेगी। बिल्कुल वही भी जज होने की बात आ रही है, लेकिन शुरू में मैं यही कहना चाहती थी कि जो वो प्लीज़ अवॉइड करें वो इम्प्रेशन क्रिएट। जैसे अनीता, दूसरी बीमारियां हमारे साथ होती है, अगर ज़हनी तौर पे भी अगर आपको कोई बीमारी, तो उसका ट्रीटमेंट मुमकिन है, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। और बहुत सारे डिसऑर्डर्स ऐसे हैं, मतलब आप बॉर्डर लाइन पर होते हो, आपकी काउंसलिंग होती है, आप वापस आ जाते हो, आप सही हो जाते हो। हाँ, लेकिन आपका जो इर्द गिर्द का आपका जो इन्वायरमेंट है वो हेल्दी होना चाहिए। उसी इंसान को अगर ये सुनना पड़ रहा है, घर वालों को हेल्प करनी चाहिए उसको घर वाले अब हेल्प कर भी देना, जो सोसाइटी है ना आपकी, क्योंकि अब ये एरियाज वाइज ना डिफरेंसेस हैं। बिल्कुल, वो उस इंसान को जीने नहीं देते हैं। मतलब एक इंप्रेशन क्रिएट हुआ है, जो स्टिग्मा का जो एक चीज है ना, मैं ये चाहूंगी कि प्लीज हमें इस चीज को अवॉइड करना चाहिए और उस इंसान की हेल्प करना चाहिए। अगर कोई डिप्रेशन में भी चला गया है और अगर उसने लेट से कुछ देर के लिए मेडिसिन भी खा ली है जी, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। बिल्कुल, इम्प्रेशन इज इम्पोर्टेंट। ठीक हो गया, इसका जानना जरूरी है। बिल्कुल सही कह रही है निदा। उसामा, आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहे थे, जो बहुत जल्द आप लोग स्टार्ट भी करें। उसामा, कोई नया गाना आ रहा है, किसी पे काम किया है लॉकडाउन में आपने, क्योंकि काफी टाइम मिल गया था ना काम करने के लिए? कुछ गजल्स हैं और कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स हैं। लिखे खुद हैं आपने? नहीं, कुछ एक दो मैंने लिखे हैं, तो कुछ लेकिन लिखवाते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो कंपोजिंग की तरफ मेरा ज्यादा रुझान है। ठीक हो गया। शायरी किसी से लिखवाते हैं, फिर उसको कंपोज मैं ही करता हूँ, जबरदस्त। फिर रिकॉर्डिंग किसी स्टूडियो से रिकॉर्ड वगैरह करवाते हैं। इंशाल्लाह ताला बाकायदा आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला अगले माह इंशाल्लाह प्रोफेशनली। रिसेंटली अभी मैंने किया है, गाना कवर सॉन्ग था, ठीक हो गया, लेकिन अब अपना करने की तरफ यानी कि इंशाल्लाह। निदा, जैसे आपने जिक्र किया ज़हनी बीमारियों के बारे में कि अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, पहला स्टेप है, सेकंड है, थर्ड है, फिर जिस तरह से डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहे थे, वहीं भी कोरोना की पेशेंट को भी ये चीज़ें देखने में आई। जब वो सेहजाब हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह घरों में वापस चले गए, फिर भी उन पे ये एक स्टैंप लग गई जी इसको कोरोना था, शायद अभी भी इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना आ गई। वो लोग भी काफ़ी डिप्रेस नजर आए, ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब नजर आए। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कोई एक्सरसाइज बताएंगी या किस तरह से उनको मैनेज करना चाहिए, किस तरह से बैलेंस करना चाहिए इन चीजों को जो रिकवर कर गए? जी, बेसिकली आप ये कह रही हैं कि जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आए हैं उनके पे। जी, यही मैं आपको कह रही हूँ कि मैंने अपने आप को उस जगह पे रख के देखा था जी, कि अगर लेट्स से मुझे कोरोना अगर हो जाता है, तो उसके लिए मैं उस चीज, वही आ रही है आपकी एम्पैथी वाली बात जी, कि अगर आप उस चीज में जाओगे ना, हाँ जी, और फिर आप उसको फील करो, ये ओवरऑल जरूरी है। मतलब साइकोलॉजिकली ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको जो अगर एक इंसान उस टाइम एक प्रॉब्लम से गुजर रहा है ना, आप उसको कॉल करके अगर आप उसका हाल भी पूछ लेते हैं, आप उससे ये कहते हैं कि चलो रोज नहीं पूछो, लेकिन आप 2-3 दिन के बाद अगर आप पूछते हैं, उस इंसान के लिए उस सिचुएशन में वो बहुत मैटर करता है। बिल्कुल, हमें ये जानने की ज़रूरत है क्या होता है। हम एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, योगा बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए ये सब कर रहे होते हैं ना। तो जब ओवरऑल हमारी अप्रोच चेंज होगी ना, एज इन, मतलब मैं सर से एग्री करूंगी कि वो नेशन की ओवरऑल ठीक होने की बात करते हैं, ये बातें मैटर करती हैं। अगर मेरा मिलना जुलना 100 लोगों के साथ है और अगर लेट से मुझे कोरोना है और 100 की अप्रोच जो है मेरे साथ ऐसी बहुत हेल्दी रहेगी, बहुत पॉजिटिव रहेगी, तो मुझे तो किसी एक्सरसाइज की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मैं ठीक हो जाऊंगी। आपकी कंपनी पॉजिटिव है ना, आप जिनसे मिल रहे हैं, मुझे वेलकम करेंगे, तो मेरे ख्याल से मुझे लगेगा कि यार मतलब बड़ा अच्छा हो गया,
जी, मेरा इन्वायरमेंट मतलब मेरी सराउंडिंग्स इतनी सपोर्टिव रही हैं कि मुझे पता भी नहीं चला। जी, वही चीज आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, और अगर के आपकी जो सराउंडिंग्स के लोग हैं कि ओए तुम्हें कोरोना हो गया, पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं मे बी कि मैं रिकवर भी ना कर पाऊँ। बिल्कुल, और उस टाइम कोई एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते। और नीता ऐसा हुआ भी बहुत से लोगों के साथ, जब वो उन्होंने एहतिजाब हुए सर, वो वापस आए तो बहुत से फैमिलीज ने मिलना जुलना थोड़ा खत्म कर दिया, क्योंकि अभी तक हम पैनिक है इस वायरस को लेके, अभी तक हमें क्लियर नहीं हो रहा कि किस वजह से हो जाएगा, ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते। हालांकि इतनी अवेयरनेस भी दी जा रही है। आप हालांकि देखें कि जो डेंगू है वो इससे बहुत खतरनाक था। जी, डेंगू से बहुत लोग मरे थे, लेकिन जो डिफरेंस है वो ये था कि उसका फैलाव ऐसे नहीं था। बिल्कुल, कि टच करने से, किसी चीज को करने से, स्नीज करने से आपके हालात कितने खराब हो जाते थे। इसमें कोरोना में तो नॉर्मली लोगों को एक आम फ्लू जो होता है, मतलब उसमें आपको सांस का भी मसला आ जाता है, जब आपको बुखार ज्यादा होता है, ये ज्यादा हो जाता है जो आपको, तो आपको तो ये सब चीजें होती हैं। लेकिन डेंगू बहुत डेंजरस था। एक जो हाइप है ना, मैंने आपसे बात की है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कैसे लेके चल रहे हो। जी, आपका जो रिएक्शन है एक सिचुएशन की तरफ, वो मैटर करता है। बहुत बड़ी बात भी हो जाएगी, लेकिन अगर जो मेरे माइंड का रिएक्शन उसकी तरफ जाएगा ना, वो डिसाइड करेगा उसके इफेक्ट्स को। ठीक हो गया। और दूसरी बात ये भी है कि अगर किसी को हो जाता है ना, तो आपको उसके साथ खड़े होना चाहिए, साथ जुड़ के नहीं खड़े होना चाहिए, मतलब बातें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि कोई इशू नहीं है। और ये बार बार डिफरेंट चैनल्स पे, डिफरेंट प्रोग्राम्स में भी बताया जा रहा है कि काइंडली अगर किसी को हो गया है तो आप इजी रहिए, अपने डॉक्टर के साथ रब्ता कीजिए, मेडिसिन जो वो बता रहे हैं वो इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले तो अपनी फैमिली से अलग हो जाइए। हर घर में एक रूम हर किसी का होता है, आप उसमें रहिए और फौरन से टेंशन में मत आइए, क्योंकि इससे भी इम्यून सिस्टम आपका जो है वो लो हो जाता है। बहुत सर, इसमें एक्सरसाइज करने वाले लोग महफूज रहे, जिन्होंने वॉक की, जिन्होंने अच्छी मौसीकी सुनी, जिन्होंने अच्छे लोगों को पढ़ा, वो लोग मेंटली तौर पे भी स्ट्रांग थी और फिजिकली भी। यस, दैट्स राइट, आई एग्री विद यू। बिल्कुल आप दुरुस्त बात कह रही हैं। मैं इस पे आगे बात नहीं करूंगा। मुझे दरअसल जहन में एक छोटी सी बात आ रही थी, अगर वो इजाजत दें। जी प्लीज। दो बाप बेटा जो थे वो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे जी। तो बाप की उम्र 70 साल थी, बेटे की उम्र 30 साल थी। ठीक है। तो बेटे ने चढ़ते हुए कहा कि अब्बा मैं तेरे से ज्यादा ताकतवर हूं। तो उसने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अब भी वैसा ही हूं जैसा 30 साल की उम्र में था। तो उसने कहा अब्बा फिर पंजा लड़ा लेते हैं। तो कहता नहीं, पंजा नहीं लड़ाते, यहाँ से जो काम निपटाते हैं फिर घर चलते हैं और वहां पर मैं जाके तुम्हें समझा दूंगा कि मैं वैसा ही हूँ जैसा 40 साल पहले था। 30 साल का जब मैं था, अब तुम 30 साल के हो। तो वो घर पहुंच जाते हैं। तो बाप कहता है कि ये सामने वो बड़ा सा गोल पत्थर नजर आ रहा है? तो कहता है हाँ नजर आ रहा है। बेटा कहता है, तो बाप कहता है मैं 40 साल पहले भी इसको नहीं उठा सकता था और अब भी नहीं उठा सकता। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है। तो कहने का मकसद है कि लोग अपनी पूरी जिंदगी जो है ना, वो कुछ ना करने में करते हुए गुजार देते हैं। कुछ ना करने में यानी कि आपके बाप दादा की एक रिवायत थी, आप उसके साथ स्टिक हो गए और आपने बिल्कुल वैसी जिंदगी गुजार के एक मॉडल के तौर पे अगली नस्ल के हाथ में दे दी। तो बीच में से अगर आपको निकाल भी दिया जाए और सिर्फ आपके दादा को और आपको जोड़ लिया जाए, तो बीच में से अब्बा अम्मी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि दादा दादी की भी वैसी जिंदगी थी जैसी आप लोगों की जिंदगी है। तो सारी उम्र गुजार देते हैं लोग, अपने अंदर डेवलपमेंट नहीं आने देते। डेवलपमेंट आती है एजुकेशन से, ठीक है, और उस एजुकेशन से जो कि दुरुस्त हो। एजुकेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा खामियां, ये वो चक्कर चक्राते हैं, ये वो। बहरहाल मेरा ख्याल टाइम कीमती है आपका। नहीं सर, जैसे आपने जिक्र किया एजुकेशन सिस्टम पे, इस पे हम काफी ज्यादा बात भी करते हैं और टीचर्स की काफी राय भी होती है कि चीजों में ये चेंज आना चाहिए। लेकिन वक्त के साथ साथ शायद इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं हम लोग कि चीजें चेंज हो जाएंगी। हम उम्मीद ही कर सकते हैं और हमें इंफरादी तौर पर तमाम लोगों को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए, और जब जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह काफी चीजें चेंज भी हो जाएगा यकीनन। लेकिन आपको तफक्कुर और फिक्र की जरूरत है, गौर की जरूरत है जी। उन लोगों को जो कि लीडर्स हैं, हाँ, चाहे वो 50 लोगों के लीडर हैं, चाहे 5 लोगों के लीडर हैं, उनको ये जो वक्त मिल रहा है इसमें गौर और फिक्र की जरूरत है।
उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो अब्बे ने कहा कि पहले मैं नहीं चुक सकता सी इस पत्थर को और अब भी नहीं उठा सकता, आके अपने बेटे को उसने हकीकत हाल बताई। तो इस तरह की जो जिंदगी मनहसुल कौमें गुजार रही होती हैं, उनको मिलता मिलाता कोई नहीं है। कभी कोई उनका ठेकेदार बन जाता है, कभी कोई ठेकेदार बन जाता है, तो उससे बचना चाहिए। आज हम एक आजाद मुल्क में बैठे हुए हैं कि कल हमारी कोई ठेकेदारी कोई और ना ले ले। ठीक है, थैंक यू सो मच सर आपके कीमती वक्त। निदा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं चाहूंगी बच्चों के लिए कोई मैसेज दे दीजिए, पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी जो बच्चों की आप जब उनकी परवरिश कर रहे होते हैं तो प्लीज़ एक तो जजमेंटल होने से बिल्कुल अवॉइड करें जी। दूसरा ये है कि उनके अर्ली ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है उनके अर्ली ईयर्स पे उनके ऊपर काम करने की, क्योंकि पर्सनैलिटी तब बिल्ड होनी है और वही बच्चा जो है आगे जाके हर तरह के कॉम्प्लेक्सेस से बच जाएगा, जबकि उसका जो चाइल्डहुड है वो बहुत स्ट्रांग होगा। थैंक यू सो मच निदा, थैंक यू आपके कीमती वक्त का। उसामा आपका बहुत शुक्रिया, युशा आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के एंड पे हम एक खूबसूरत सा गजल नजर क्या सुनाएंगे खान साहब की, जो हल्का हल्का सुरूर। क्या बात है, जरूर सुनेंगे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, खुश रहिए, इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। कौन है जिसने मैं नहीं चखी, कौन झूठी कसम उठा, कौन झूठी कसम उठाता है, कौन है जिसने मैं नहीं चखी, कौन झूठी कसम उठाता है, और मैं कदे से जो बच निकलता है उसकी आंखों में डूब जाता है। और बड़ा अच्छा शेर है, ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, इनमें कुछ साहिब असरार नजर आते हैं। तेरी महफिल का भरम रखते हैं, सो जाते हैं, वरना ये लोग तो बेदार नजर आते हैं। और पास रहता है, दूर रहता है, कोई दिल में जरूर रहता है। जब से देखा है उनकी आंखों को, हल्का 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 सरूर रहता है, ये जो हल्का हल्का ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने, तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे शराबी बना दिया। मेरे बाद किसको सताओगे, मेरे बाद किसको सताओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे, कहाँ जाके देर चलाओगे, कहाँ जाके देर चलाओगे। मेरी दोस्ती बनाए दो, मुझे हाथ उठा के दुआएं दो, तुम्हें एक आदत बना दिया। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है बस मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है बस मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है। ना नमाज आती है मुझको, ना वज़ू आता है, सजदा कर लेता हूँ जब
सामने तू आता है, बस मेरी जिंदगी तेरा प्यार है, बस मेरी जिंदगी तेरा प्यार है। ये जो हल्का